एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। अध्याय 2339-2347। प्रतिद्वंद्वी को प्रतिरोध करने का भी मौका नहीं मिला। पेड़ की शाखाएं उसके शरीर में घुस गईं और जल्द ही उसने हिलना बंद कर दिया। सैम अभी भी हवा में मंडरा रहा था और पेड़ को देख रहा था। किसी कारण से शाखाएं प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद भी हिलना बंद नहीं कर रही थीं। शाखाएं बढ़ती रहीं और जल्द ही उस आदमी के शरीर को ढांकने लगीं। वह एक कोकून जैसा लग रहा था। फिर पेड़ की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल आईं। एक चमक के साथ कोकून ने पेड़ के बाकी शरीर को सोखना शुरू कर दिया। अंततः 1 मिनट के भीतर ही कोकून मानव सदृश प्राणी में परिवर्तित हो गया। ये बिल्कुल उस किसान जितना ही लंबा है जिसे पेड़ ने अभी अभी खा लिया। उसकी त्वचा पेड़ की छाल में बदल गई। उसके शरीर पर जगह जगह कई छोटे छोटे उभार हैं जो शाखाओं और टहनियों जैसे दिखते हैं। सैम ने देखा कि अब उस जीव के चारों ओर चमकती हुई अजीब ऊर्जा है और वह उस पर नजर गड़ाए हुए है। सैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूरबीन के नीचे बंद हो गया हो। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे चिल्ला रही थी कि एक शिकारी ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और उसे मारने के लिए आ रहा है। प्राणी आगे बढ़ा और छलांग लगा दी। सचमुच पलक झपकते ही वह सैम के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही उसने उस पर प्रहार किया, उसकी भुजा का आकार बढ़ गया और उसमें संक्षारक मृत्यु ऊर्जा से युक्त लकड़ी के उभार उभर आए। सैम हवा में घूमा और मुक्का का जवाब किक से दिया। तारांकन बूम। प्रतिक्षेप शैली ने उस बड़ी हो चुकी लकड़ी की मुट्ठी को दूर फेंक दिया और उस मुट्ठी के साथ निश्चित रूप से शरीर का बाकी हिस्सा भी उड़ गया। सैम भी चौंक गया। वह हवा में ही घूम गया और बच निकला। पेड़ आदमी रुक गया और सैम को देखते हुए अपने शरीर के टूटे हुए हिस्सों के फिर से जुड़ने का इंतजार करने लगा। उसे आसपास के क्षेत्र में किसी अन्य की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। हमले या झगड़े के कोई संकेत नहीं है। वह बस जितना संभव हो सके उतना क्षेत्र कवर करने के लिए हरबिंगर पर चढ़ गया। कुछ 100 मीटर चलने के बाद उसे अचानक पीछे से कोई खतरा आता हुआ महसूस हुआ। तारांकन स्वूश। एक कंकालनुमा कुत्ता जमीन से बाहर आया और उसे काटने की कोशिश की। सैम ने उसे चकमा दिया और मुश्किल से बच निकला। कुत्ता भी विशालकाय मानव कंकाल और पेड़ आदमी के समान ही ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। सैम ने उससे उलझने की जहमत नहीं उठाई। उसका ऊर्जा स्तर पेड़ आदमी और विशाल कंकाल से भी ज्यादा है। वह उसी दिशा में सीधी रेखा में यात्रा करता रहा और जल्द ही उसे लड़ाई के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि यह एक भालाधारी और तलवारबाज के बीच की लड़ाई है। वे दोनों ही शुद्ध योद्धा लग रहे थे और वे काफी ताकतवर थे। यही वह सारी जानकारी थी जिस पर उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, क्योंकि वहां उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। एक विशाल गड्ढा जो इस लड़ाई को बाधित करता हुआ प्रतीत हुआ। फिर उसने पाया कि हमलों और गड्ढों का परीक्षण उससे अलग दिशा में जा रहा था, जिस दिशा में वह था। तारांकन बूम। जब वह हिचकिचा रहा था तभी उसे उस दिशा से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। उसे उस दिशा में एक चट्टान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये चट्टान के नीचे से आ सकती थी। एक पल के लिए रुककर सोचता रहा। जब से वह इस पॉकेट आयाम में आया है, चीजें अजीब लगने लगी हैं। अजीब ऊर्जा, अजीब जीव। प्रतियोगियों के बीच की दूरी भी थोड़ी ज्यादा है। उसने आसपास के इलाकों में ज्यादा सिग्नल भी नहीं देखे हैं। 2 अग्निशामकों द्वारा भेजे गए 2 झंडे संकेतों ने भी ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं किया। जब वह सोच रहा था, तारांकन स्वूश। अचानक वह कंकाल कुत्ता, जिसे उसने कुछ मिनट पहले अनदेखा किया था, अचानक जमीन से बाहर निकल आया। उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसने सीधे सैम के गले पर निशाना साधा। सैम ने जोरदार तरीके से हमला टाल दिया। हॉबिंजर ने एक तेज हवा का ब्लेड बनाया। हवा का ब्लेड कुत्ते पर लगा, लेकिन वह कट नहीं पाया। हड्डियां इतनी मजबूत थीं कि खोपड़ी में बमुश्किल एक दरार रह गई और कुत्ता कुछ फीट दूर जा गिरा। सैम ने उस हथियार को एक ओर रख दिया और जमीन पर लेट गया। कुत्ता उस पर झपटा। वह उसकी ओर लपका और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करने की कोशिश की। किक लगने से ठीक पहले, तारांकन स्वूश। कुत्ते ने जमीन खोदी और गायब हो गया। शायद खोदना शब्द का इस्तेमाल करना भी गलत होगा। यह जमीन में घुस गया, जिससे सैम लगभग उस बड़े छेद में गिर गया जो इसके पीछे रह गया था। वह खुश था कि उसने खुद पर नियंत्रण रखा, क्योंकि जब वह रुका तो छेद तेज धमाके के साथ बंद हो गया। वह जमीन पर गिरा, तभी उसके पीछे जमीन खुल गई और कुत्ता उसकी ओर आ रहा था। सिर। सैम ने मेटल फ्यूजन को सक्रिय किया, उसका सिर ठोस धातु में बदल गया। उसने जमीन पर लात मारी और आने वाले सिर पर हमला किया। तारांकन टकराना।
सबसे पहले कुत्ते के दांत टूटे, उसके बाद फ्रैक्चर उसके सिर के बाकी हिस्सों में फैल गया। कुत्ते ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। टूटे हुए दांत कुत्ते की ओर तैरते हुए धीरे धीरे शरीर में समा गए। इस प्रक्रिया के दौरान कुत्ता स्थिर रहता है। सैम वहां कुछ जांचने के लिए इंतजार कर रहा था। कुत्ते के दांत वापस जुड़ गए और फ्रैक्चर ठीक हो गया, गायब हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और सैम की ओर बढ़ने ही वाला था, लेकिन सैम ने उससे पहले ही ऐसा कर लिया। उसने मेटल फ्यूजन को सक्रिय किया और उसे पीटना शुरू कर दिया। दरारें दिखाई देने लगीं, बिल्कुल पहले की तरह। हालांकि इस बार टूटे हुए दांत बहुत तेजी से जुड़ गए और कुत्ते ने पहले की तरह स्थिर नहीं है। उन्होंने अपनी ऊर्जा दृष्टि से ये भी देखा कि चारों ओर की ऊर्जा कुत्ते की संख्या बढ़ गई है। ये पहले की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा और सघन है। इसके अलावा ये रंग बदलने वाला है। उस सफेद रंग में अब लाल रंग की झलक आ गई थी और वह हर सेकंड गहरा होता जा रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि आसपास के वातावरण में मृत्यु ऊर्जा बढ़ रही है। जब तक कुत्ते का कंकाल पूर्ण रूप से विकसित हुआ तब तक उसे अपने आसपास किसी दूसरे की उपस्थिति का एहसास हुआ। तारांकन गड़गड़ाहट, उसके नीचे की जमीन कांप उठी। वह वहां से कूद गया। अंदर से एक दूसरा कंकालनुमा कुत्ता निकला और उसने भी पहले वाले की तरह उसे काटने की कोशिश की। इस कुत्ते में पूरी ताकत है। इनमें सफेद चमक है जबकि पहले में पूरी तरह लाल चमक है। जब दोनों कुत्तों ने हमला किया तो वह उनकी ताकत में अंतर स्पष्ट रूप से देख सकता था। पहला वाला बहुत तेज, अधिक शक्तिशाली और अधिक घातक है। बूम तारांकन बम। जब उन्होंने हमला किया तो पहले की तुलना में दूसरे को तोड़ना बहुत आसान था। सैम को एक बुरा पूर्वाभास हुआ था। अरे यार, यहां से चले जाओ। अचानक उसे चट्टान की तरफ से चीखने की आवाज सुनाई दी। दो लोग, एक इंसान और एक योगिनी महिला अभी अभी उड़कर उसकी ओर बढ़ रही है। उनके पीछे 2 मिनोटॉर हैं। मरे हुए कंकाल बस चट्टान पर चढ़ गए। दोनों के पास हथियार थे। मस्त है। वे बहुत तेजी से ऊपर चढ़े और उन 2 लोगों पर अपने हथियार घुमाए। पुरुष ने तलवार का इस्तेमाल किया जबकि महिला ने भाले का इस्तेमाल किया। हथियारों के प्रभाव से पीछे गड्ढे बन गए। इससे पूरे परिदृश्य की व्याख्या हो गई। अपनी ऊर्जा दृष्टि के माध्यम से वह उन 2 कंकालों की ऊर्जा देख सकता था। एक मिनोटॉर की ऊर्जा लाल रंग की थी जबकि दूसरे की ऊर्जा हल्की लाल थी। दोनों प्रतियोगी तब आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने सैम को उन दोनों के साथ नाचते हुए देखा। कंकाल कुत्ते, बकवास, औरत ने गाली दी। उनकी आंखें मिल गईं और दोनों में एक जैसी भावना दिखी, सतर्कता की भावना। सैम नहीं चाहता कि 2 मिनोटॉर उस पर हमला करे, न ही वह इनसे निपटना चाहती है। अतिरिक्त कुत्ते। सैम ने पलटकर 2 हमले शुरू कर दिए। उनमें से एक ने पहले कुत्ते की रीढ़ तोड़ दी और दूसरे ने सिर। दोनों कुत्तों की गति धीमी हो गई और वह तुरंत उसी दिशा में भाग गया जिस दिशा में वह जा रहा था, यात्रा कर रही थी। एल्फ महिला ने भी एक निर्णायक कदम उठाया और मिनोटॉर में से एक को तोड़ दिया। उसके बाद वह सीधे आगे बढ़ गया। तलवारबाज ने दांत पीसकर मिनोटॉर को तोड़ दिया इससे पहले कि वह आगे बढ़ता। उस दिशा में चले गए जिधर से सैम आया था। कंकाल तीव्र गति से पुनर्जीवित हो रहे हैं। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद सैम ने अपनी ऊंचाई अधिकतम तक बढ़ा ली और एक स्पष्ट स्थान बनाए रखा। सोचने के लिए रुकने से पहले सभी दिशाओं को देखें। उसने जो समझा उसके अनुसार ये जीव बहुत मजबूत और वास्तव में मरे हुए हैं। चाहे उन्हें कितनी भी बार तोड़ा जाए, वे बिना चूके फिर से जीवित हो जाएंगे। हर पुनरावृत्ति से उनकी पुनर्जनन गति और ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ऊर्जा पर्याप्त सघन हो जाती है तो उसका रंग बदल जाता है। जब रंग बदल जाता है तो एक नया प्राणी जुड़ जाता है। उन्होंने जो देखा उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनसे लड़ने से दुश्मनों की संख्या में वृद्धि ही होगी। हालांकि उनसे न लड़ना भी बिल्कुल आदर्श नहीं है। बिना हमला किए भी कंकालों को नष्ट नहीं किया जा सकता। उनकी ऊर्जा क्षमता में अभी भी वृद्धि हो रही है। वे फिर भी बढ़ेंगे। एकमात्र बात जो उसे समझ में नहीं आई वह थी इन कंकालों या अन्य अवशेषों का संभावित स्थान। जीव, कोई पैटर्न नहीं है। एकमात्र सामान्य तत्व यह है कि विशाल कंकाल सैम के पास दिखाई दिया। पेड़ आदमी जंगल में दिखाई दिया जहां लाल लौ वाला आदमी मूल रूप से मौजूद था। कुत्ता, वह नीली लौ वाले आदमी के स्थान से हो सकता है। तो फिर चट्टान और मिनोटॉर, ये 2 में से एक हो सकता है। फिर दूसरा बचता है। एक। जब वह सोच रहा था तो अचानक उसे अपने चारों ओर घुटनसी महसूस हुई। तारांकन स्वूश। जैसे ही एक कंकालनुमा पक्षी उसकी ओर आया, उसने बल उसे चकमा दे दिया। मुझे लगता है तुम ही वह हो।
सैम के सामने वाले कंकालनुमा पक्षी के चारों ओर लाल ऊर्जा है। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने इस जीव से लड़ाई की होगी और फिर इसके पुनर्जीवित होने का एहसास होने पर भाग निकला होगा। फिर उसका सामना मिनोटॉर और मिनोटॉर से लड़ने वाले व्यक्ति से हुआ होगा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। सैम ने कुछ मिनटों तक आने वाले पक्षी को चकमा दिया और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। उसके बाद उसने एक निर्णायक कदम उठाया। उसने वहां से गायब होने के लिए स्थानिक पलक का इस्तेमाल किया। कंकाल पक्षी जो उसे चीरना चाहता था, बीच हवा में रुक गया और उलझन में इधर उधर देखने लगा। वो उस क्षेत्र में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन सैम को महसूस करने में असमर्थ था। कुछ मिनटों के बाद यह एक बार फिर रुका और एक विशेष दिशा में देखने के बाद उस मार्ग पर चला गया। उसी समय उसी दिशा में सैम सैकड़ों मीटर दूर दिखाई दिया। उसने एक पल के लिए आसपास का माहौल देखा, एक छोटी सी धातु की गांठ गिराए, अपने शरीर से दो भूत निकाले और फिर से पलक झपकाए। दोनों भूत दो अलग अलग दिशाओं में बाएं और दाएं चले गए। मरे हुए लोगों का वातावरण भी उनके लिए बहुत उपयुक्त है और वे उनके लिए बहुत सारे क्षेत्र को कवर करने का एक शानदार तरीका है। वह 15 मिनट तक इसी तरह यात्रा करता रहा, उन छोटी धातु की गांठों को गिराता रहा और उन भूतों को अपने रास्ते पर फैलाता रहा। वह सीधी रेखा में आगे बढ़े और प्रत्येक भूत के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किया। इस रास्ते में उसने कई प्रतियोगियों का सामना किया है जो इन अजीब मरे हुए जीवों से लड़ रहे हैं। उसने कुछ मरे हुए जीवों को इन प्रतियोगियों को मारते हुए देखा है और उनमें से कई ने उस पर हमला भी किया है। लेकिन वह केवल एक लक्ष्य के साथ गया था, कौवा को ढूंढना और उससे मिलना। अब तक उसने जितनी भी जानकारी जुटाई है, उसके अनुसार सबसे बड़ा खतरा इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र नहीं है, बल्कि वे मरे हुए जीव हैं जो अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। मरे हुए प्राणियों ने उन छात्रों पर हमला किया और छात्र वास्तव में इस समय उनसे बचाव करने में अक्षम नहीं हैं। लेकिन जितना ज्यादा वे लड़ते हैं, यह उतना ही ज्यादा परेशानी भरा होता जाता है। जीव ताकतवर होते जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। 24 घंटे की समय सीमा उसे आए हुए आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा हो गया है और उसने पहले ही कई जीवों को बढ़ते हुए देखा है और उन्हें यकीन नहीं है कि क्या इस जगह पर बस यही सब है। उसने एक बार फिर सीधी रेखा में जाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। वह एक बैरियर से टकरा गया। इसका मतलब है कि वह पॉकेट आयाम के किनारे पर है। उनके कुछ स्पेक्टर भी दोनों तरफ किनारों पर चले गए। उनका मानना था कि वे इस समय इंस्पेक्टर और नोड्स के साथ आधे से ज्यादा आयाम को कवर कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसके पास कोई अन्य उपस्थिति नहीं है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नोड्स और भूतों के स्थानों को महसूस करना शुरू कर दिया। नोड्स को एक सीधी रेखा में रखा गया है जब तक कि कंकाल पक्षी का मूल स्थान न आ जाए। उसके आगे सैम ने पहले से ही विशाल कंकाल के स्थान तक का रास्ता चिन्हित कर दिया है। नोड्स स्थिर मार्कर के रूप में कार्य करने जा रहे हैं, जबकि भूत मोबाइल मार्कर के रूप में कार्य करते हैं। वे अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं और उन स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं जहां ये मरे हुए जीव हैं। इन भूतों के साथ वे आसानी से अपने एक छोटे से हिस्से को मार्कर के रूप में पीछे छोड़ सकते हैं। हालांकि प्राथमिक उद्देश्य क्रो की खोज करना है, लेकिन इससे उसे पॉकेट आयाम के अधिकांश भाग को मैप करने में मदद मिली। एक बार जब उसके पास मार्कर आ जाते हैं तो उसके लिए बीच में यात्रा करना और खतरों से बचना आसान हो जाता है। अब यह बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है, लेकिन उनका मानना था कि जल्द ही यह छोटा सा क्षेत्र नरक में बदल जाएगा, जहां हर पल छात्रों को कोई न कोई खतरा बना रहेगा। पीछे छोड़े गए सभी नोड्स और भूतों के स्थान का अंदाजा लगाने के बाद उन्होंने एक बार फिर यात्रा शुरू की। इस बार पलक झपकते ही वह पहले नोड पर पुनः प्रकट हो गया, जो कंकाल पक्षी के मूल स्थान से कुछ 100 मीटर दूर था। इस समय सैम से बहुत दूर एक कंकालनुमा पक्षी, जो एक विशेष दिशा में आगे बढ़ रहा था, अपनी जगह पर रुक गया और पीछे मुड़ गया तथा फिर उसी सीधी रेखा में वापस आ गया। सैम ने फिर से ब्लिंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने नोड्स गिरा दिए और भूतों को बाहर निकाल दिया। अपने रास्ते में उसने एक गहन युद्ध देखा। तलवारबाज मृत जंगल में 2 पेड़ पुरुषों के साथ उलझा हुआ है और उसी समय एक मिनोटॉर उसके पीछे है। सैम चुपके से वहां से चला गया। हालांकि उसकी मौजूदगी का एहसास तो हुआ, लेकिन वे उसका पता नहीं लगा पाए और उन्हें उसे परेशान करने का मौका भी नहीं मिला। वह सीधी रेखा में चलता रहा जब तक कि वह अवरोध के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच गया। अब तक प्रतियोगिता शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। उन्होंने पॉकेट आयाम को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया, जिसमें इन छोटे मार्कर नोड्स द्वारा जुड़ी सीधी रेखा थी।
भूत उसके मार्कर नोड को संदर्भ के रूप में उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने दोनों तरफ एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र की खोज की है। जब तक क्रो को खत्म नहीं किया जाता तब तक उसे खोजने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी देखा कि किनारे इस समय सबसे सुरक्षित हैं। वहां मरे हुए लोगों का कोई निशान नहीं है और उम्मीदवारों का भी कोई निशान नहीं है। यही बात बाकी दो तरफ के किनारों पर भी लागू होती है। ऐसा लग रहा था जैसे सभी उम्मीदवारों को मध्य भाग में भेज दिया गया हो। सैम अपने दिमाग में नक्शा बनाता रहा और इंतजार करता रहा। करीब 10 मिनट बाद उसे आखिरकार क्रो का स्थान मिल गया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी किसी प्रतियोगी से लड़ा है और एक खास दिशा में भाग रहा है। सैम ने मार्कर से उसकी दूरी की गणना की और फिर भूत को क्रो का पीछा करने के लिए कहा। वह वहां से गायब हो गया और मार्कर पर फिर से प्रकट हुआ। भूत पहले से ही क्रो के स्थान के करीब पहुंच चुका था। सैम ने भूत को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया और लंबी दूरी से स्थानिक पलक झपकाए। कोआ, जिसका पीछा एक मरे हुए प्राणी द्वारा किया जा रहा था, वह उस प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा था जिसने उस पर घात लगाकर हमला किया था। उसने मरे हुए प्राणी का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को मार डाला, लेकिन अब वह उसके पीछे आ रहा है। उस पल अचानक उसे अपने बगल में एक स्थानिक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। जब उसे लगा कि उस पर फिर से घात लगाया जा रहा है, तभी सैम अचानक से प्रकट हुआ। तारांकन स्वूश, उसके हाथ से एक भाला निकला और सामने से आ रहे हाथी जैसे दिखने वाले कंकालनुमा प्राणी पर जा लगा। भाला सीधे उसके सिर में जा लगा, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई। सैम का हाथ थोड़ा फट गया और उसमें से खून बहने लगा। उसने गहरी सांस ली और कौवे की ओर देखते हुए अपने आप को ठीक किया। चल दर, सैम ने एक ट्रांसफरेंस टोकन निकाला और उसमें थोड़ा बदलाव करना शुरू कर दिया। वे दोनों वहां से गायब हो गए और उस किनारे पर पहुंच गए जहां सैम कुछ देर पहले था। फिर सैम ने क्रो को एक औषधि दी। मेरे पास अपना स्टॉक है, कौवा ने जवाब दिया और उसे सैम को वापस देने वाला था। मेरे तो बेहतर हैं, सैम ने कहा जैसे ही वह जमीन पर उतरा और वहीं बैठ गया। उसने अपनी टूटी हुई मांसपेशियों को फिर से जोड़ लिया। हाथ में चोट लगने के कारण वह घायल हो गया और खुद को ठीक करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। कौवा भी उसके पास आकर बैठ गया। थोड़ी सांस लेने लगा। आसपास कोई खतरा तो नहीं है? नहीं। जेब के किनारे का आयाम, सैम ने अदृश्य अवरोध की ओर इशारा करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि मानो भूरे रंग की एक विशाल भूमि फैली हुई है। इसके पीछे उन्होंने इसे एक भ्रम बताया, एक अच्छी तरह से बनाया गया भ्रम। तो योजना क्या है? कौवे ने सैम से पूछा। आप मुझे बताएं, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? अगर आप उस इलाके में जाकर घूमना चाहते हैं तो कोशिश करें। मैं उनसे एक एक करके लड़ने की सलाह नहीं देता। ये जगह अभी के लिए सुरक्षित लग सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसकी गारंटी भी नहीं। और जल्द ही पूरा पॉकेट आयाम अव्यवस्थित हो जाएगा। कम से कम अब बाकी लोग अभी भी इस स्थिति के अभ्यस्त हो रहे हैं। इसलिए मैं बिना किसी परेशानी के काम चला लेता हूँ। बहुत परेशानी होगी, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी आदत हो जाएगी और वे मेरे पीछे आएंगे। मैं किसी तरह बच निकलने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन उस स्थिति में मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता हूं। कौवा ने सिर हिलाया और गहरी सोच में डूब गया। लेकिन इसका विकल्प क्या है? मेरे पास वास्तव में बहुत अधिक तरकीबें नहीं हैं जो इस परिदृश्य में मदद कर सकें। आप शायद इसके लिए अच्छी तरह से तैयार हों। सैम ने सिर हिलाया और कहा, फिलहाल हमारे पास कई फायदे हैं। पहला ये कि हमारे पास एक अस्थायी सुरक्षित स्थान है। हम इसे अभी के लिए अपनी मुलाकात के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ स्थानांतरण टोकन दिए जाएंगे जिन्हें आप कर सकते हैं। दूसरा, मुझे इस बात की एक झलक मिल गई कि यह पॉकेट आयाम किस प्रकार काम करता है। तीसरा, मेरे पास कुछ चिन्ह फैले हुए हैं और मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि मरे हुए जीव कहाँ हैं और अन्य प्रतिभागी हैं। चौथा, हमारे पास वास्तव में कोई स्कोरिंग मानदंड नहीं है, इसलिए हमें इनको खत्म करने की जरूरत नहीं है। लोग, अगर मैं इसमें मदद कर सकता तो मैं अपने हाथों से हत्याओं को सीमित करने की कोशिश करता और आयाम को उन्हें खत्म करने देता। इस तरह हम जीवित रहने पर अधिक ध्यान दे सकेंगे तथा दूसरों पर कम। कौवे ने सिर हिलाकर कहा, मैं आपका तर्क समझता हूं, लेकिन मैं कुछ कार्रवाई देखना चाहता था। मुझे नहीं पता कि अगर हम सिर्फ चालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या हम उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। और इस बात की भी संभावना है कि किसी को आपकी योजना का संकेत मिल जाए और वह उसका विरोध करे। अगर हम इस पर आगे बढ़ते हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। कार्रवाई के बारे में चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि आपको इसका भरपूर आनंद मिलेगा।
अगर आप दुनिया को दिखावा करना चाहते हैं तो मैं पर्याप्त से अधिक अवसर पैदा कर सकता हूं। मुझे लगता है कि बाहर बैठे दर्शक निश्चित रूप से इसका आनंद लेंगे। जहां तक काउंटर का सवाल है, मेरा मानना है कि प्रतियोगिता में कुछ लोगों की योजनाएं भी ऐसी ही हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी तरह ही पॉकेट आयाम का मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपने साथियों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोग अस्थायी गठबंधन बना रहे हैं। मेरे अनुमान के अनुसार वे इसी तरह की योजना पर काम कर रहे हैं। वे पर्यावरण की जांच करेंगे, उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और फिर बाकी चीजों से निपटेंगे। बेशक उनके दृष्टिकोण अलग अलग होंगे। वैसे भी यदि हम एक साथ रहना चाहते हैं तो हमें अपने द्वारा चुने गए लक्ष्यों में कुछ प्राथमिकताएं रखनी होंगी। मुझे अनुमान लगाने दो, ज़्यूस अकादमी। सैम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले उन कमीनों को बाहर निकाल दें। उनकी टीम अभी अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नहीं है। तीनों उम्मीदवार औसत दर्जे से थोड़े ऊपर हैं, हालांकि उससे बहुत दूर नहीं। उनसे निपटना बहुत आसान है। मेरे पास पहले से ही स्थान है और पहले वाले से निपटना इस समय बहुत आसान है। आप जाना चाहते हैं? आपकी इच्छा। सैम ने अपना हाथ क्रो की पीठ पर रखा, जिससे दोनों स्थानिक ऊर्जा से भर गए। इस बीच दूर पॉकेट आयाम में एक बड़ी झील है जिसके भीतर एक छोटा सा द्वीप है। उस द्वीप पर ज़्यूस अकादमी की वर्दी पहने एक युवक भारी सांस ले रहा है। उसने जमीन पर लात मारी और द्वीप से छलांग लगाकर झील से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह जमीन से बाहर निकला, झील की सतह फट गई। उसमें से एक कंकालनुमा सांप निकला और उसे डसने की कोशिश की। उसने हवा में ही दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन तभी झील का पानी, जो असामान्य रूप से काले रंग का था, ऊपर आ गया और उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। पेड़ आदमी की तरह ही ये सांप भी इस जगह के असामान्य जीवों में से एक है। अन्य कंकाल जीवों के विपरीत, जो ज्यादातर केवल क्रूर बल और पुनर्जनन का उपयोग करते हैं, यह पानी में हेरफेर कर रहा है। वह आदमी शुरू से ही द्वीप पर दिखाई दिया और वह झील से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने ट्रांसफरेंस टोकन का भी इस्तेमाल किया। हालांकि जैसे ही वह बाहर निकला, झील का पानी पूरी तरह ऊपर उठ गया और जगह जम गई। वह इस अजीबोगरीब प्रतिक्रिया के पीछे के तर्क को समझ नहीं पाया, लेकिन यह एक सच्चाई है कि वह कई सारे ट्रांसफरेंस टोकन खत्म करने के बाद भी यहां फंसा हुआ है, जो उसके लिए जीवन रक्षक बन सकते थे। वह वापस जमीन पर उतरा और झील की ओर देखने लगा। सांप कोई हरकत नहीं कर रहा है। वह बस सतह के नीचे घूम रहा था और जब वह हरकत के संकेत दिखाता था, तभी वह प्रतिक्रिया करता था। वह कुछ समय से उसके साथ खेल रहा था। पिछले 1 घंटे में उसने सब कुछ करने की कोशिश की है। उसने इसके साथ लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन झील का पानी, काला पानी, बचाव के मामले में बहुत ही त्रुटिहीन है। उसके हमले सतह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसने हवा में संकेत भेजने की कोशिश की और उसने कुछ लोगों को आकर्षित भी किया। हालांकि वे उसके या ज़्यूस अकादमी के सहयोगी नहीं हैं। इस समय कोई भी नहीं है। उन्होंने बस उसकी दुर्दशा देखी और अनुमान लगाया कि वह वहीं मर जाएगा और चले गए। अब वह अंततः आशा खो रहा है। उस क्षण उसने पास में एक स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया। सैम और क्रो अचानक हवा में प्रकट हुए और उसे देखते हुए हवा में मंडराते रहे। जब उसने उन्हें देखा तो ज़्यूस अकादमी का छात्र मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वे वास्तव में कौन हैं, तो उसने सीधे हार मान ली। जुआरी अकादमी का कोई भी छात्र उसकी मदद नहीं करेगा। सैम तो और भी कम। वह जमीन पर गिर पड़ा और घुटनों के बल पर ही पानी पर हमला करने लगा। सांप क्रोधित हो गया और उसने उस पर पानी से हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और फिर गायब हो गया। हम यहाँ क्यों हैं? जहां तक मैं देख सकता हूँ, वह जल्द या बाद में निश्चित रूप से मर जाएगा। ये निश्चित रूप से उसे नीचे ले जाएगा। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये पता है। मैं बस इस प्रक्रिया को गति देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जब यह आदमी काम पूरा कर लेगा, तो मेरे पास झील के लिए योजनाएं हैं। इसके लिए मुझे चाहिए कि वह थोड़ा जल्दी और एक निश्चित तरीके से मरे। इसके लिए मुझे वास्तव में आपकी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आसपास हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। उस विशेष दिशा में देखें, वहां से कोई खतरा आने की बहुत संभावना है। सैम ने उसे निगरानी के लिए तैनात कर दिया और लक्ष्य से निपटने चला गया। उन्होंने संरचना नोड्स निकाले, कुछ अस्थायी नोड्स नहीं, बल्कि वास्तविक संरचना नोड्स। धातु के खंभे जिन पर सैकड़ों शिलालेख थे। वे कुछ सामान्य नोड भी नहीं है जिनका उपयोग वह विभिन्न संरचनाएं बनाने के लिए कर सकता है। वे एक सेट हैं।
उनका उपयोग एक विशिष्ट संरचना बनाने या सटीक रूप से संरचनाओं का एक सेट बनाने के लिए किया जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को संरचनाओं के बारे में कोई जानकारी न हो, वे इस संरचना को बनाने के लिए इसके साथ दिए गए मैनुअल का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के सेट डेस्क संगठन में बहुत आम हैं। हालांकि सैम ने इनका प्रयोग बहुत कम किया था, लेकिन अब इससे समय की काफी बचत होगी और ये वर्तमान परिदृश्य के लिए एकदम उपयुक्त हैं। वह इत्मीनान से झील के किनारे मिट्टी खोद रहा था और उसमें गांठें लगा रहा था। संरचनाएं। लक्ष्य बस एक गूंगी छोटी गुड़िया की तरह उसे घूर रहा था। सैम द्वारा अंतिम नोड रखे जाने के बाद संरचना स्वचालित रूप से सक्रिय हो गई। प्रत्येक नोड पर ऊपर से नीचे तक शिलालेखों की एक श्रृंखला बनी हुई है। फिलहाल प्रत्येक नोड का सबसे निचला शिलालेख प्रकाशित है। वे गठन के वर्तमान गुणों का निर्धारण कर रहे हैं और यह एक सरल अवरोध गठन है। इसकी संरचना बहुत सरल है, लेकिन अवरोध भी मजबूत है। शायद इसलिए कि जीव ने ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। उसका सिर सतह से ऊपर उठा। उसका सिर पहले लक्ष्य की ओर और फिर गुंबद की ओर मुड़ा। उसे ज्यादा परवाह नहीं थी और वह बस चला गया, वापस झील में। उसी क्षण सैम ने गठन के अगले चरण को सक्रिय कर दिया। प्रत्येक नोड पर अगले 3 शिलालेख प्रकाशित हो गए। गुंबद जो पारभासी सफेद था, वह अर्ध पारभासी लाल रंग में बदल गया। लक्ष्य जो द्वीप पर बैठा है, उसे नहीं पता कि क्या करना है। अचानक उसके चारों ओर तापमान में हल्का बदलाव होता है। उसने कौतूहल से गुंबद की ओर देखा। कुछ ही देर में उसे पसीना आने लगा, फिर तापमान बढ़ने के साथ ही उसे जलन होने लगी। उसने अपनी शर्ट उतारी और सहने की कोशिश की। काला पानी उबलने लगा। लक्ष्य भी प्यासा महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी समय झील के अंदर का जीव अचानक बाहर आया और गुंबद से टकराया। तारांकन बम। कोई कंपन भी नहीं है। गुंबद पूरी तरह से सुरक्षित है। पानी भाप बन गया और गुंबद के ऊपर जमा हो गया। तारांकन बम। जीव बाधा से टकराता रहा और जल्द ही उसकी खोपड़ी टूट गई। वह थोड़ा रुका और ठीक होने लगा। प्रतिद्वंद्वी इसका फायदा उठाना चाहता था और उसने चाल चलने की कोशिश की। हालांकि इस समय चौथा शिलालेख प्रत्येक नोड पर एक हल्की बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा। प्रतिद्वंद्वी को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। गुंबद के अंदर का क्षेत्र अत्यधिक सघन मृत्यु ऊर्जा से विषाक्त हो गया है। आसपास की मृत्यु ऊर्जा को चूसा जा रहा है और संरचना में बलपूर्वक इंजेक्ट किया जा रहा है। लक्ष्य सांस भी नहीं ले पा रहा था और आसपास की मृत्यु ऊर्जा की मूर्खता ने अंततः उसे मार डाला। अपना अंधेरा पक्ष दिखाया। सैम ने जब से यहां आया है, तब से जो खून का प्यासा माहौल महसूस किया था, उसका अंत आखिरकार हुआ। लक्ष्य की आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल हो गईं क्योंकि वह अंदर से उत्पात मचाने लगा था। वह उस कंकालनुमा सांप से लड़ते हुए उबलती झील में कूद पड़ा। सांप ने भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। उसने भी अपना सिर गुंबद से टकराया और खुद को और अधिक फोड़ लिया। जल्द ही प्रतिद्वंद्वी का शव झील के ऊपर तैरने लगा, लेकिन तब तक झील अपने मूल आकार का 2/3 हो चुकी थी। कंकाल सांप मुश्किल से खुद को छिपा पाया। सैम ने अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके उस पर नजर डाली। सांप के चारों ओर की अजीब ऊर्जा लाल हो गई है, और जब वह देख रहा था, झील के तल के नीचे से एक दूसरा कंकाल सांप निकल आया। अब जैसे जैसे झील तेजी से वाष्पित हो रही थी और गुंबद के अंदर एक विशाल बादल बन रहा था, सांप गुंबद को तोड़ते जा रहे थे। दूसरे सांप की ऊर्जा भी पहले वाले के साथ बदल रही थी। बस थोड़ी सुरक्षा के लिए सैम ने गठन के अगले चरण को सक्रिय किया, जिससे गुंबद मजबूत हो गया। और भी तारांकन बम बम बम। सांप गुंबद तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे। वे अपनी खोपड़ी तोड़ रहे थे और दोबारा कोशिश करने से पहले उन्हें अपनी मूल अवस्था में वापस आना पड़ा। सैम ने गठन के अंतिम चरण को सक्रिय किया। अब तक झील में वह काला पानी नहीं रह गया था। भाप बनने से बने बादल संघनित हो गए और इस संरचना ने उन्हें बिजली के वाहक के रूप में इस्तेमाल किया। बिजली लगातार सांपों पर गिर रही थी, जिससे उनके कंकाल टूट रहे थे। सांप बार बार टूटकर फिर से जुड़ रहे हैं। सैम की आंखों के सामने ही पहला सांप, जिसमें पहले से ही लाल रंग की ऊर्जा थी, एक और परिवर्तन से गुजरा। उसके आसपास की ऊर्जा नारंगी हो गई। ऐसा लगा कि उसके कंकाल में भी परिवर्तन हुआ है। अब जब इसका शरीर टूट गया था, तब भी ये पुनर्जीवित होकर चलने और हमला करने में सक्षम था। वह प्रतिबंध हट गया। दूसरे सांप की ऊर्जा लाल हो गई और अब तीसरा सांप प्रकट हो गया। तीसरा सांप बिजली के हमले के सामने बहुत कमजोर है और उनके विशाल आकार ने पहले ही पूरी झील को भर दिया है।
वे अब थोड़ी सी भी हरकत पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, सिवाय तब जब वे अपनी पूंछ पर खड़े होकर ऊपर की ओर टकरा रहे थे। सैम ने यह भी देखा कि तीसरा सांप दूसरे की तुलना में अधिक टिकाऊ है और दूसरा सांप पहले की तुलना में अधिक टिकाऊ है। हालांकि तीसरा सांप तेजी से अपना रंग बदल रहा है, मानो वह दूसरे और पहले के साथ तालमेल बनाए रखना चाहता हो। सीधे शब्दों में कहें तो पहले जीव और दूसरे जीव को रंग बदलने में एक निश्चित गति प्राप्त करने के लिए उन्हें तोड़ना और पुनर्जीवित करना पड़ता है, लेकिन तीसरे जीव को ऐसा नहीं करना पड़ता। भले ही यह टूटा न हो, जब तक कि हित महत्वपूर्ण है, इसकी गति बढ़ रही है। कोआ सैम के पास खड़ा होकर अंदर के जीवों को देखने लगा। क्या आप इस जगह को और अधिक खतरनाक बनाने की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं? हाँ, जब मैंने कहा कि मैं आसपास के वातावरण का उपयोग करना चाहता हूं, तो तुमने क्या सोचा था? मैं कुछ प्राणियों को दुश्मन के स्थान पर फुसलाकर नहीं ले जाऊंगा और उन्हें आपस में लड़ाने नहीं जाऊंगा। ये बहुत उबाऊ है। दूसरी ओर इससे चीजें और अधिक दिलचस्प हो जाती हैं। सैम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके कान खड़े हो गए और उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उस तरफ नजर रखो। कौवा भौचक्का होकर पीछे मुड़ा। उस दिशा में दूर उसे कोई दिखाई दिया। एक व्यक्ति, वह उनकी ओर दौड़ रहा है, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। उसके पीछे दो प्राणी चल रहे हैं। उनके पीछे दो और जीव हैं जो पहले दो से धीमे हैं। प्रतियोगी हेल अकादमी से है और उसके पीछे दो प्रकार के जीव हैं, गोरिल्ला और गैंडे। पहले दो लाल अवस्था में हैं और दूसरे दो अभी भी सफेद अवस्था में हैं। प्रतियोगी बहुत थक गया है, वह भागने के लिए अपनी सारी ताकत खर्च कर रहा है और फिर उसने सैम और क्रो को महसूस किया जो उसे देख रहे हैं। उसका पहला सहज ज्ञान डर है। वह जानता था कि सैम ने अपनी अकादमी की एकल टीम के साथ क्या किया। पहले तो उसे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि सोलो टीम के ज्यादातर सदस्य मर चुके थे, इसलिए वह टीम कॉम्बैट में शामिल होने में कामयाब हो गया। अन्यथा वह इसमें शामिल होने के लायक ही नहीं था, लेकिन अब उसे इसका पछतावा हो रहा है। जैसे ही वह यहाँ आया, उसका सामना उस गैंडे के कंकाल से हुआ जो उस पर हमला करने के लिए आया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और वापस लड़ा। हालांकि जब वह अभी भी उस गैंडे से निपट रहा था, तो उसने एक अन्य उम्मीदवार को देखा जो गोरिल्ला कंकाल से भाग रहा था। भले ही यह भागता हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह गोरिल्ला कंकाल को किसी दूसरे उम्मीदवार को खोजने के लिए फुसला रहा था। हालांकि इन दोनों उम्मीदवारों के रास्ते एक दूसरे से टकरा गए और वे गतिरोध में आ गए। उनमें से किसी ने भी दूसरों को भागने नहीं दिया और कंकाल प्राणियों से निपटने के दौरान वे एक दूसरे से लड़ पड़े। हेल उम्मीदवार के जीतने के बाद उसे एहसास हुआ कि इन जीवों की संख्या बढ़ गई है। इससे उसका गला सूख गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह एक बेतरतीब दिशा की ओर भागा जहां सैम और क्रो रह रहे थे। सैम को यहाँ क्या हुआ था इसका अंदाजा हो गया और वह कौवे की ओर मुड़ा। ऐसा लगता है कि हमें यहाँ ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो उस आदमी से निपट सकते हो और वापस आ सकते हो। तुम ट्रांसफरेंस टोकन का इस्तेमाल करके रेंडेजवस पर वापस आ सकते हो। ये कहकर सैम गायब हो गया। कौवा मुस्कुराया और उत्साहित हो गया। उसने अपने दोनों खंजर निकाले और एक फ्लैश में बदल गया। वह सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी की ओर भागा जो उससे मिलने के लिए तैयार था। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। बस इतना सुनिश्चित करना था कि कौवे को एक जोरदार वार करके नीचे गिरा दिया जाए। जीव उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे जबकि वह भाग जाएगा। ये बात उनके दिमाग में थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन फिलहाल वह इससे खुश है। उसने अपनी तलवार थाम ली और उस पर बिजली की ऊर्जा चमक उठी। वह कूद पड़ा और कौवे की चाल का सामना करने की कोशिश करने लगा। हालांकि आखिरी क्षण में कौवा जमीन पर फिसल गया, उसकी गति बढ़ गई और उसके खंजर प्रतिद्वंद्वी के टखनों पर झूलने लगे। तारांकन स्लैश। एक साथ वार करने से उसके दोनों टखने कट गए, जिससे प्रतिद्वंद्वी नीचे गिर गया। फिर क्रो ने जमीन पर लात मारी, हवा में उठा और उस गोरिल्ला को लात मारी जो उसकी ओर आ रहा था। उसने उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया और एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंच गया, इससे पहले कि वह ट्रांसफरेंस टोकन निकालता। इससे पहले कि दूसरा गोरिल्ला उस पर हमला कर पाता, वह वहां से गायब हो गया। प्रतिद्वंद्वी नीचे गिर गया और जमीन पर गिर गया, उठने में असमर्थ। राइनो पहले उसके पास पहुंचा और उसने हमला शुरू कर दिया। जल्द ही उम्मीदवार का काम तमाम हो गया। जीव रुक गए और वे उस क्षेत्र में इधर उधर घूमने लगे। वे अपने मूल स्थान पर वापस नहीं गए। उन्होंने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। चारों जीव सामान्य रूप से इधर उधर घूमते रहे। सैम और क्रो पुनः मिलन स्थल पर आ गए हैं। सैम ने अपनी आंखें बंद करके सब कुछ जल्दी से देखने की कोशिश की।
जिन 2 लोगों को उन्होंने मारने में मदद की थी, उनके अलावा इस छोटी सी अवधि में 4 और मौतें हुई हैं। और जिस तरह से हालात हैं, उससे लगता है कि कम से कम 2 और लोगों की मौत होने वाली है। सैम को ज़्यूस अकादमी के एक अन्य छात्र का वर्तमान स्थान पता चल गया। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, चलो चलें, मुझे यकीन है इस बार आपको कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। सैम ने योजना समझाई। वे दोनों वहां से गायब हो गए और एक मार्कर पर फिर से प्रकट हुए। वहां से वे अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए। 2 मिनट के भीतर क्रो ने अपने नए बेटे को देखा। प्रतिद्वंद्वी ज़्यूस अकादमी का एक छात्र सांप के कंकाल जैसी दिखने वाली चीज से लड़ रहा है। हालांकि इसमें सांप का सिर नहीं था, इसके बजाय दोनों छोर गोलाकार हैं और यह एक बड़े सांप जैसा लग रहा था। कंकाल ट्यूब यह जमीन खोदकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर अचानक हमला कर देता है। यह उस पर हमला करने के लिए मिट्टी को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जमीन में जाते ही अपने निशानों को छिपाने में कामयाब हो जाता है। उम्मीदवार का समय खराब नहीं चल रहा है। वह अभी भी अच्छी स्थिति में है और चूंकि वह हवा में उड़ रहा है, इसलिए वह कीड़े के हमलों को कुशलता से चकमा देने में सक्षम है। हालांकि वह कीड़े से बच नहीं पाया। वर्तमान स्थान वास्तव में उस मूल स्थान से बहुत दूर है जहां वह दिखाई दिया था। ये कीड़ा मिट्टी के माध्यम से आगे बढ़ने के कारण बहुत तेज है। उसने एक बड़ी दूरी तय करने के लिए एक ट्रांसफरेंस टोकन का भी इस्तेमाल किया। हालांकि लगभग 15 मिनट के बाद वह अभी भी कीड़े द्वारा पकड़ा गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे दूर रहा जाए, इसलिए अभी वह इससे लड़ रहे हैं। एकमात्र अच्छी खबर यह है कि वह हवा से इसका बचाव कर सकता है और उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय उसने पास में स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस किया और कौवा को प्रकट होते देखा। कौवे ने मुस्कुराते हुए अपने खंजर निकाले और तुरंत कार्रवाई में कूद पड़ा। बैंग बैंग, खंजर हवा में उलझते ही प्रतिद्वंद्वी की तलवार से टकरा गए। संघर्ष शुरू से ही तीव्र था। खेती के स्तर के अंतर के कारण कौवा स्पष्ट रूप से बहुत मामूली नुकसान में था। हालांकि उसकी गतिशीलता बेहतर है। वह कीड़े की हरकतों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब रहा और प्रतिद्वंद्वी को उलझाए रखा। जल्द ही प्रतिद्वंद्वी को कुछ समझ में आ गया। दूसरा पक्ष जो कौवा है, निर्णायक नहीं है। वह कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठा रहा है और केवल उसे उलझाए हुए है। वह उसे थका रहा है। इससे वह बेहद सतर्क महसूस कर रहा है। उस समय उनसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर सैम एक बड़ी चट्टान पर खड़ा है। वह नीचे जमीन की ओर देख रहा है, खास तौर पर एक खास जगह की ओर। इस समय मिट्टी का ये टुकड़ा जल रहा है और उबलने के कगार पर है। मिट्टी के टुकड़े से एक युवती बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। हालांकि वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि मिट्टी का टुकड़ा उसके साथ साथ चला गया। जब भी वह उड़ने की कोशिश करती, उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा नीचे पटक दिया जाता, जो उसे भागने पर मजबूर कर देती। नीचे रहना। उसकी हड्डियां टूट गई हैं, दवा और औषधि के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पा रही है और उसकी हालत बहुत खराब है। पूरा शरीर अग्नि तत्व ऊर्जा से दूषित हो जाता है। उसकी मृत्यु को बस कुछ ही मिनट हुए हैं और सैम उस पल का इंतजार कर रहा है। बैंग बैंग, क्रो को थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। उसे लड़ाई शुरू हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। उसका प्रतिद्वंद्वी वास्तव में सबसे मजबूत नहीं है। सोलो कॉम्बैट में उसने जिन लोगों को हराया था, वे निश्चित रूप से इस लड़के से ज्यादा मजबूत हैं। हालांकि क्रो इस समय अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सैम ने उसे बार बार इसके खिलाफ चेतावनी दी। अपने तुरुप के पत्तों के बिना वह संभवतः खेती के स्तर में अंतर को दूर नहीं कर सकता। गति और गतिशीलता का मामूली लाभ उसे केवल इतना ही आगे ले जा सकता है। और नीचे कीड़ा कंकाल भी तेज हो रहा है। जब ये दोनों लड़ रहे थे तो कंकाल के पास ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी लक्ष्य थे। हालांकि लाभ पाने के बजाय उसे और अधिक नुकसान ही हुआ। हालांकि क्रो को पहले से ही पता था कि कीड़े को और अधिक नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वह सैम के आगमन की आशा कर रहा है। अचानक ऐसा लगा जैसे प्रतिद्वंद्वी ने अपना धैर्य खो दिया और एक चाल चली। उसने जो तलवार बनाई थी उससे कई छवियां बनी और क्रो को लगा कि वह अनगिनत तलवारों से घिरा हुआ है। चाहे वह कहीं भी जाना चाहे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे तलवार से छलनी कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसकी सहज प्रवृत्ति भी थोड़ी भ्रमित है और उसे अपनी जगह पर रहने के लिए कह रही है। साथ ही उसके मन में कुछ गहराई से उसे इसके खिलाफ चेतावनी दे रही है। उसने अपने दांत पीस लिए और प्रभाव को रोकने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। तलवारें चारों तरफ से आने लगीं। उसी समय कृमि का कंकाल प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़ा और हमले के रास्ते में आ गया।
टकरा जाना। तलवार कंकाल के किनारे से टकराए और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तलवार की किरण का दूसरा आधा हिस्सा आगे बढ़ गया और कौवे की बांह को छूता हुआ निकल गया। क्रो गिरने ही वाला था, तभी उसने हवा में अपना संतुलन वापस पा लिया। इस बीच कंकाल जैसा कीड़ा फिर से जमीन पर गिर गया। प्रतिद्वंद्वी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और क्रो के पीछे चला गया, जो पहले से ही चकमा देने के लिए अपनी पूरी गति से तैयार था। उसके हाथ से खून बह रहा है और उसकी ऊर्जा का संचार गड़बड़ा गया है। प्रतिद्वंद्वी ने जल्दी से उस पर पकड़ बना ली और तलवार से वार करने ही वाला था। कौवा अचानक दौड़ना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा हो गया। प्रतिद्वंद्वी को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा कि कीड़ा अभी भी वहीं था, बस मुश्किल से पुनर्जीवित हुआ था। और फिर उसने नीचे की ओर देखा। धरती खुल गई और उसमें से एक दूसरा कीड़ा निकला। उसने उसे नीचे से मारा, अपने मुंह में पकड़ा और फिर घसीटकर वापस जमीन में ले गया। कौवा ने खुद को स्थिर किया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब प्रतिद्वंद्वी कीड़े से अलग होकर जमीन से बाहर आने ही वाला था, तो उसे गुस्सा आ गया और वह कीड़े पर और हमला करना चाहता था। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जमीन पर गिरा पाता, तारांकन बूम! नीचे जमीन से एक बहुत तीव्र ज्वाला निकली। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। दोनों कीड़े अब और हिल नहीं सके और जोर जोर से जलने लगे। चलो, अब हमारा काम खत्म हो गया है, चलो बाहर चलें। सैम प्रकट हुआ और उसने क्रो को बुलाया जो आग के ठीक ऊपर था। मुझे खुशी है कि तुम आ सके, लेकिन तुम देर से आए हो। वह महिला मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उस जीव को मिट्टी के साथ इस सटीक स्थान पर ले जाने में मुझे जितना लगा था, उससे थोड़ा ज्यादा समय लगा। ऐसा करने के लिए मुझे अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। अब चलो वापस चलते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तारांकन गड़गड़ाहट। सैम को मौका भी नहीं मिला, तभी अचानक उनके ऊपर का आसमान फट गया। तारांकन स्वूश स्वूश। एक पल में ही कई धातु की छड़ें स्थानिक दरार से बाहर गिर गईं। उन्होंने एक पूर्ण चक्र बनाया, जिसमें अग्निकुंड, कीड़े, सैम और क्रो शामिल थे। संरचना बन गई, जिससे जगह सील हो गई और गुरुत्वाकर्षण भी कई गुना बढ़ गया। मिट्टी ढीली हो गई, मानो उसमें फिर से जान आ गई हो। वह हर गुजरते सेकंड के साथ ढीली होती हुई इधर उधर घूमने लगी और उस युवक को आग के गड्ढे में डुबो दिया, जो अभी तक मरा नहीं था। उसका शरीर उस ढीली बजरी में पिस गया था जो कभी मिट्टी थी। उसकी हड्डियां भी नहीं बची थीं, केवल खून के निशान ही बचे थे जो हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। सैम और क्रो ने गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने की पूरी कोशिश की। हालांकि ऐसा लगा कि गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं ज्यादा कुछ चल रहा था। सैम ने नीचे देखने के लिए अपनी ऊर्जा दृष्टि को सक्रिय किया। चलती मिट्टी के नीचे पृथ्वी तत्व के अलावा अंतरिक्ष का एक तत्व भी है। यह एक एम्पलीफायर की तरह गुरुत्वाकर्षण को सक्रिय रूप से प्रभावित कर रहा है। हालांकि उनका मानना था कि कुछ और भी चल रहा है और वह गलत नहीं है। तारांकन बूम! अचानक जमीन में एक दरार उभरी और उसमें से एक कंकालनुमा कुत्ता बाहर निकल आया। सैम ने उसे पहचान लिया। यह उन जीवों में से एक है जिनका सामना उसने पहले भी किया था। इससे वह भौंचक्का रह गया। उसे लगा कि उसने स्थिति पर अच्छी पकड़ बना ली है, क्योंकि चारों ओर भूत प्रेत फैले हुए हैं और सभी विरोधियों को चिन्हित कर रहे हैं। किसी ने बहुत ही सावधानी से योजना बनाकर ऐसा कदम उठाया। कुत्ते जैसा दिखने वाला वह प्राणी, जो पहले वाले कीड़े जैसा था, ने उन दोनों पर हमला करने के लिए हिलती हुई मिट्टी का फायदा उठाया। जब भी वे चलते हैं तो उनकी गति अस्थिर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है, जो उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करती है। सैम ने आसपास के माहौल को देखते हुए अपने विकल्पों के बारे में सोचा। अग्निकुंड अभी भी जल रहा है। उस अग्निकुंड को बनाने वाला मरे हुए प्राणी ज्यादा हिलता डुलता नहीं है और स्थानिक प्रतिबंध के कारण वह भी यहाँ बंद है। कीड़े अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। कंकालनुमा कुत्ता अपने छोटे कद के कारण बहुत ज्यादा फुर्तीला और गतिशील है और वह उन पर हमला कर रहा है। स्थानिक संरचना अपने आप में बहुत शक्तिशाली नहीं है। हालांकि पहले से ही उसकी थोड़ी सी थकावट उसे कोई कदम उठाने से पहले सोचने पर मजबूर कर रही है। क्रो भी घायल है और उसके पास स्थानिक बल और गुरुत्वाकर्षण के प्रति सैम के समान प्रतिरक्षा का स्तर नहीं है। वह संरचना को तोड़ सकता था और भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन आकाश में स्थानिक दरार अभी भी खुली थी और सैम का मानना था कि संरचना टूटते ही वह फिर से फंस जाएगा। दूसरे पक्ष को इसे संचालित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और वे निश्चित रूप से यह काम अकेले नहीं कर रहे हैं। उसके दिमाग में लाखों विचार चल रहे थे।
वह कौवे की तरफ दौड़ा और अपने पृथ्वी तत्व का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे आकाश की ओर एक विपरीत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बन गया। वे दोनों एक साथ आगे बढ़े, कंकाल कुत्ते को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच सैम की मरे हुए लोगों की ऊर्जा भड़क उठी। उसकी आत्मा की शक्ति अपने चरम पर थी क्योंकि उसके भूत चले गए थे। उसे पता था कि इस समय वो कुछ चूक गया है। कोई सैम पर नजर रखने में कामयाब रहा, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि यह हमला कहां से आया था। और अभी वो व्यक्ति एक ही समय में फॉर्मेशन पर हमला करते हुए शीर्ष पर स्थानिक आंसू का संचालन कर रहा है। भूत अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़े, उसके आसपास की किसी भी असामान्यता को भांपने की कोशिश कर रहे थे। और वे सभी एक विशेष क्षेत्र में चले गए। वह क्षेत्र जो सैम के वर्तमान स्थान के बिल्कुल केंद्र में है, कंकाल कुत्तों का स्थान। उन्होंने स्थानिक ऊर्जा के विशाल संचय को महसूस करने की कोशिश की। हालांकि वह इसका पता नहीं लगा सका। इससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। सैम ने अपने दांत पीस लिए और अचानक उस कंकालनुमा कुत्ते पर हमला कर दिया। उसने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन तोड़ दी तथा सिर और शरीर को अलग कर दिया। इसके बाद उसने उस खोपड़ी का उपयोग उस कीड़े को पूरी ताकत से कुचलने के लिए किया जो उसकी ओर आ रहा था, जिससे उसकी सतह पर एक बड़ी दरार पड़ गई। कौवा दूसरे कीड़े से निपट गया और सैम को सांस लेने की जगह मिल गई। उसने अपनी अवलोकन क्षमता को सक्रिय कर दिया। उसने अपनी ऊर्जा को संरचना में फैलने दिया और स्थानिक आंसू से निकलने वाली ऊर्जा को भी महसूस किया। वह अपने दिमाग में गणना कर रहा है, हर गुजरते सेकंड के लिए इसे संचालित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। इस बीच उसी समय पॉकेट आयाम में कहीं एक अंधेरे स्थान में 3 युवक पैर मोड़कर बैठे हैं और उनके चारों ओर कई संरचनाएं बनी हुई हैं। उनकी ओर भारी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और यह सब उनके मध्य में रखे गए एक विशेष निर्माण प्लेट में स्थानांतरित हो गई थी। उन तीनों के चेहरों पर गहरी उदासी थी, पसीना बह रहा था और हर सांस के साथ उनके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही थी और हर सांस के साथ वे पूरी तरह से भर जा रहे थे। आसपास की मृत्यु ऊर्जा निर्माण प्लेट में स्थानांतरित होने से पहले उन्हें माध्यम के रूप में उपयोग कर रही है। वह कब तक ये सब सहता रहेगा? वह न केवल गुरुत्वाकर्षण बल को बेअसर कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त को उनसे लड़ते हुए पानी में तैरने में भी मदद कर रहा है। हमें उसे नीचे गिराना होगा, उनमें से एक ने जोर से कहा। लेकिन कैसे? अगर हम एक बार फिर से स्थानांतरण करते हैं तो हमारे स्थान का पता चलने का जोखिम होगा। मैं उसे कम आंकने की गलती नहीं करना चाहता। क्या तुम्हें यकीन है वह पता लगा सकता है? हमारी ऊर्जा निष्कर्षण और हस्तांतरण की विधि हमें अस्तित्व का सबसे अनोखा सेट बनाती है जो उसने कभी देखा है। मैं कहता हूं कि हम आंसू के माध्यम से एक और प्राणी भेजते हैं और उसके साथ निपटने के लिए गठन नोड्स का एक और सेट भेजते हैं। अगर वह खुद ही खोज कर रहा है तो यह एक अलग मामला होगा, लेकिन वह स्पेक्टर्स का उपयोग कर रहा है। उनका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वे हमें नहीं पकड़ सकते हैं जो पर्यावरण के साथ घुल मिल गए हैं। तीसरे ने जैसे ही सुझाव दिया, अचानक तीनों ने अपनी आंखें खोली। एक आवाज उनके कानों में पड़ी। क्या आपको यकीन है? तीनों प्रतिभागियों ने बहुत भयभीत होकर अपनी आंखें खोली। इस जगह पर एक विदेशी आवाज ऐसी चीज है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह उन चीजों की सूची में सबसे नीचे है जिनकी वे उम्मीद कर सकते हैं। वे इस स्थिति के लीक होने से पहले आकस्मिक उल्कापिंड के हमले से मरने की उम्मीद करेंगे। उस अचंभे और सदमे में उन्हें अंततः एहसास हुआ कि एक विदेशी ऊर्जा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, ने इस स्थान पर आक्रमण कर दिया है। तारांकन स्वूश। अंदर एक ब्लेड की तीखी आवाज गूंजी। छोटी सी जगह पर छायाओं ने कब्जा कर लिया और तीनों की जान चली गई। 2 मिनट बाद पॉकेट आयाम के किनारे पर जो सैम द्वारा बनाए गए अग्नि गड्ढे और कंकाल कुत्ते के स्थान से समान दूरी पर है, वहां लोगों या मरे हुए प्राणियों के कोई निशान नहीं दिखते। उस साफ नजर में तारांकन गड़गड़ाहट, तारांकन बूम। एक विस्फोट हुआ जिससे टिनो मिट्टी हवा में उछल गई, जिससे एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जिसके भीतर सैम और क्रो बैठे हुए थे। क्रो के शरीर पर कई जगह काले धब्बे हैं। वह कमजोर और शक्तिहीन है। अगर सैम उसे मारना चाहे तो वह विरोध भी नहीं कर पाएगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? कौवे ने कमजोरी से पूछा। सैम भी भारी सांस ले रहा था। उसने तरल ऊर्जा का एक इंजेक्शन लिया और क्रो पर अपना हाथ रख दिया। ये छाया ऊर्जा है। उसने उस छाया ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया जो कौवे के शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। कौवे को थोड़ी राहत महसूस हुई। सैम ने उसे तरल ऊर्जा की एक खुराक पिलाई और उसे पचाने में मदद करने के लिए उसे धीरे धीरे निर्देशित करना शुरू कर दिया। कौवे को कुछ ऊर्जा मिली और वह बोला,
आखिर हुआ क्या? एक क्षण मैं उस हड्डीदार कीड़े में उलझा हुआ था और अगले ही क्षण हम उस अंधेरे स्थान में थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, हम इस गड्ढे में आ गए। आखिर हुआ क्या? इक्टोमी अकादमी के 3 उम्मीदवार, उनकी टीम। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि उनके पास ऐसी विशिष्ट योग्यताएं हैं जो इस तरह की चालों के साथ अच्छी तरह से काम करेगी। उनमें से एक उपस्थान बना सकता है जो मौजूदा स्थानिक संरचना से एक क्षेत्र को अलग कर सकता है। उस उपस्थान का पता नियमित तरीकों से नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वह हमारे वर्तमान स्थान को प्रभावित न कर रहा हो। दूसरे में एक संविधान है जो उसे गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने में मदद करता है। पृथ्वी तत्वीय संरचना बहुत दुर्लभ। तीसरा व्यक्ति संरचनाओं और शिलालेखों का विशेषज्ञ है। उसे कई तत्वों के साथ बातचीत करने का शौक है। उन्होंने यहाँ भूमिगत एक उपस्थान बनाया। मेरे माकर उन्हें नहीं ढूंढ पाए। तीसरे ने एक विशाल ऊर्जा साइफन बनाया। उसने उस स्थान में भारी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा खींची और इसे स्थानिक ऊर्जा और पृथ्वी तत्व ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने एक विशेष स्थानिक द्वार भी बनाया जिसने तीसरे द्वार को संरचना नोड्स के साथ बातचीत करने की अनुमति दी, जिससे गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के तत्वों के हमले पैदा हुए जिनका हमने अनुभव किया। उन्होंने हमारे लिए चूहे का कंकाल भेजने के लिए भी यही तरीका अपनाया। तो फिर तुमने उन्हें कैसे मारा? तुमने उनका पता कैसे लगाया? उसने पूछा, लेकिन सैम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ क्रो को ठीक किया और वे दोनों अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम 20 मील आगे तक यात्रा कर सकते हो। हेल अकादमी का एक प्रतिभागी वहां एक मरे हुए प्राणी के साथ उलझा हुआ है। उसका पलड़ा भारी है और उसने पहले ही एक दूसरा प्राणी बना लिया है। वह आपके लिए एक अच्छा मैच होगा। कौवा ने सिर हिलाया लेकिन हिला नहीं। वह बस बैठ गया और ध्यान करने लगा। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे विचारों में डूब गया। उसने अभी जो किया, उसने उसके दिमाग में ढेर सारे विचार पैदा कर दिए और उसे उन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत है। सबस्पेस। दूसरे पक्ष ने सब कुछ सही किया। अलग थलग जगह में अपने संचालन की सीमा के दूर के छोर पर खुद को स्थापित करते हुए सैम के बीच लड़ाई में शामिल होने तक इंतजार करते रहे। लेकिन उन्होंने एक चीज गलत की, मृत्यु ऊर्जा का निष्कासन। उन्होंने आसपास की मृत्यु ऊर्जा को बड़ी मात्रा में परिवर्तित कर दिया। इतनी सारी लड़ाइयां होने और मरे हुए जीवों के इधर उधर घूमने के कारण उस ऊर्जा को स्थानांतरित होते हुए देखना वास्तव में कठिन है। हालांकि सैम के पास इतनी अधिक जानकारी है कि वह हैरान नहीं हो सकता। उन्होंने इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की अनुमानित मात्रा की गणना की। फिर उन्होंने स्पेक्टर्स का उपयोग करके उस स्थान का पता लगाया जहां इतनी ऊर्जा चल रही है। उन्होंने इसे कुछ स्थानों तक सीमित कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उस स्थान पर कुछ भी नहीं है तो उन्होंने भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए अपने दिमाग में खोजबीन की और वे इन 3 को सीमित करने में सफल रहे। एक बार जब उसे पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है तो उसने आसानी से उस स्थान को चुन लिया जहां वे हैं। उनका सतर्क स्वभाव और कंकाल चूहे के स्थान से निकटता। फिर उसने उस पल में जो भी अंतिम चाल सोची उसका इस्तेमाल किया। चाहे वह बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह की स्थानिक तकनीक का इस्तेमाल करे, यह ऊर्जाओं का टकराव होगा और वह सीधे प्रतिक्रिया का सामना करेगा। इसलिए उन्होंने छाया स्थानांतरण का सबसे अच्छा तरीका सोचा। छाया स्थानांतरण का उनके आसपास के स्थान पर सीमित प्रभाव होता है और वे उस स्थानिक स्थानांतरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्रो को घसीट कर फेंक दिया और उन्हें मारते हुए उपस्थान में प्रकट हुए। इस तिकड़ी के पास जितनी भी तरकीबें और विशेषताएं हैं वे वास्तव में मजबूत नहीं हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती सैम के साथ खिलवाड़ करना है। यदि उन्होंने अन्य उम्मीदवारों पर ऐसा करने की कोशिश की होती तो वे अधिक संख्या में लोगों को मार सकते थे और 24 घंटे जीवित बच सकते थे। सबस्पेस। सैम ने मन ही मन सोचा और शांत हो गया। अभी मुश्किल से 2 घंटे से ज्यादा हुए हैं। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर दिया। इस दौरान वह 2 जाल बनाने में कामयाब रहा। एक तो सांपों वाली झील, वहां सांपों की संख्या बढ़ जाएगी, और फिर अग्निकुंड में कीड़े भी बढ़ जाएंगे। इन लोगों ने उस कंकालनुमा चूहे को वहां भेजा था, इसलिए अब वह भी बढ़ रहा होगा, और वह प्राणी जो अग्निकुंड बना रहा है, यदि उसे कीड़े द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है तो वह भी बढ़ जाएगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने इन्हें गर्म क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया। सैम को यकीन है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हॉट जोन देखे होंगे और वे भी इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसी तरह का तरीका अपनाएंगे। वे जीवों से लड़ने के बजाय उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। बेशक वे उन्हें गुना नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सैम ऐसा नहीं कर सकता। यही उसका अगला लक्ष्य है।
अपनी पूरी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद सैम खड़ा हो गया। ज़ियोस अकादमी के 3 में से 2 छात्रों का काम पूरा हो चुका है। हम आखिरी वाले को बाद के लिए टाल सकते हैं। अभी आइए लक्ष्य बदल दें। आप जो भी कहते हैं। कोआ खड़ा हुआ और अपना शरीर तान दिया। दोनों मौके से गायब हो गए। वहां से दूर हेल अकादमी का एक छात्र हवा में उड़ता हुआ एक जगह को विभिन्न कोनों से देख रहा है। कुछ और नजरें घुमाने के बाद वह संतुष्ट हो जाता है और खुद से कुछ बुदबुदाता है। अब मुझे बस कुछ बेवकूफों को इस जाल में फंसाने के लिए आकर्षित करने की जरूरत है। वह एक निश्चित दिशा में उड़ गया और उसने देखा कि कोई उसकी दिशा में दौड़ रहा है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपना मंत्र तैयार कर लिया। उसकी भुजाओं और आकाश में एक ही समय में बिजली कौंधी। दूसरे पक्ष पर बिजली का एक बोल्ट फेंका गया। कौवा ने अपनी ओर आती बिजली को देखा और मुस्कुराया। उसने अपने खंजर घुमाए और बोल्ट को नीचे गिरा दिया, जबकि वह अभी भी अपने नए प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ रहा था। बिजली का जादूगर इस प्रतिद्वंद्वी की मदद करने में बहुत खुश है। वह आगे बढ़ गया, इस बात से खुश था कि प्रतिद्वंद्वी को धोखा देना और जाल में फंसाना बहुत आसान है। पूरा क्षेत्र बिजली के बोल्टों से घिरा हुआ है। क्रो सबसे तेज गति से हमला करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करते हुए हमलों को रोकता है और चकमा देता है। उसने कई बिजली के बोल्टों को सीधे काट दिया और प्रतिद्वंद्वी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। भले ही वे बिजली के बादलों के नीचे लड़ रहे थे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास कोई फायदा नहीं था जो उसे एक जादूगर के रूप में मिलना चाहिए था। उसे लगातार भागना पड़ता था। अपने तेज हमलों के लिए मशहूर लाइटनिंग एक बार भी क्रो को पकड़ नहीं पाए। एक भी साफ हिट नहीं है। भाड़ में जाए, बिजली जादूगर चिल्लाया और उसकी आंखें बदल गईं। वे एक भयानक चांदी की रोशनी से चमक उठी। जिस क्षण उसने उन आंखों को कौवे की आंखों से मिलाया, कौवा एक पल के लिए वहीं रुक गया। यह एक सेकंड का अंश भी नहीं था, लेकिन उसे पकड़े जाने के लिए यह पर्याप्त था। तारांकन बम। बिजली चमकने के बाद कौवे को लगा कि उसकी सारी मांसपेशियां अकड़ गई हैं। वह अपनी उड़ान पर नियंत्रण खो बैठा और नीचे गिरने लगा। प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ हिलाया और एक हमले ने क्रो को एक निश्चित दिशा में उड़ा दिया। कुछ मीटर पार करने के बाद वह बीच हवा में गायब हो गया। प्रतिद्वंद्वी ने प्रसन्नता के भाव से उस स्थान की ओर देखा जहां कौवा गायब हो गया था। जब उसने उस दिशा में देखा तो उसकी आंखें चांदी की रोशनी से चमक उठी। लेकिन वह जो देखना चाहता था वह उसे नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसके सामने का दृश्य नहीं बदला था। पहले और बाद में वह एक जैसा ही था। वह तेजी से उस दिशा में उड़ गया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसे कुछ ठोस चीज महसूस हुई। उसे इस बात से राहत मिली क्योंकि यह वही संरचना होनी चाहिए थी जिसे उसने अभी बनाया था, एक भ्रम संरचना जिसे वह जाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। उसने संरचना के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वह सतर्क हो गया। सहज ज्ञान चिल्ला रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह अनिच्छुक था। यह उसका गठन है, उसका जाल है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसे हराया जा रहा है। उसने बिजली का जादू किया और उस पल में उसे तोड़ने ही वाला था। तारांकन स्वूश। क्रो बगल से आया और उसकी पीठ पर कंधे से लेकर कूल्हे तक वार किया तथा फिर उसकी बगल में खंजर घोंप दिया। इसके बाद उसने प्रतिद्वंद्वी को लात मारी। वह ठोस दीवार जो उसे अब तक महसूस हुई थी, अब उसे महसूस नहीं किया जा सकता था। प्रतिद्वंद्वी बाधा को पार कर गया और एक लड़ाई के गड्ढे की तरह दिखने वाले स्थान पर गिर गया। 2 सुअर के कंकाल एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनमें से एक दूसरे के बीच से भाग गया और लाइटिंग मैच की ओर भागता रहा। वह पीछे हटा, लेकिन अवरोधक ने उसे रोक दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सुअर ने अपने दांत उसके सीने में घुसा दिए और उसे घसीटने लगा। वह पुनर्जीवित सुअर के कंकाल से भी टकराया, जिसने अपने दांत जादूगर के शरीर में घुसा दिए, जिसके परिणामस्वरूप रस्साक्षी हुई और वह टूट गया। क्रो ने संरचना के बाहर से देखा कि सैम संरचना से बाहर निकल रहा है, जबकि प्रतिद्वंद्वी क्रो के साथ उलझा हुआ है। सैम ने संरचना को थोड़ा सा ऊपर कर दिया और अब प्रतिद्वंद्वी मर चुका है। सैम ने एक क्षण के लिए आसपास के वातावरण को देखा और कहा, पहले आप अगले स्थान पर चले जाइए, मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। कौवा ने उससे कोई विवरण नहीं पूछा और चला गया। इस बीच सैम ने क्षेत्र में कुछ और गठन डिस्क रखना शुरू कर दिया। वह जानता था कि बिजली यहाँ कुछ लोगों को आकर्षित करेगी। भूतों ने उसे पहले से ही आंदोलनों के बारे में सूचित किया था। बिजली के अचानक गायब हो जाने से आगमन की गति थोड़ी धीमी हो गई होगी, लेकिन वे अवश्य आएंगी। यदि वह उन्हें यहाँ आने और बिना कुछ अनुभव किए चले जाने देता तो यह व्यर्थ होता, इसलिए उसने वे संरचनाएं बना ली और वहां से गायब हो गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद
एक प्रतिभागी आया और उसने चारों ओर देखा। उसने अपने सामने के दृश्य को देखकर भौहें सिकुड़ी। ये बहुत साफ सुथरा है। युद्ध के कोई निशान नहीं है, वास्तव में यहाँ कोई व्यक्ति होने का कोई निशान भी नहीं है। कोई अवशिष्ट ऊर्जा नहीं, इलाके में कोई विकृति नहीं, कुछ भी नहीं। इससे कई बार खतरे की घंटियां बजी, लेकिन फिर भी वह जमीन पर उतरे और चारों ओर ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सका। इससे उसे लगा कि शायद कोई यहाँ है और छिपा हुआ है। अगर कोई बिजली गिरने के इतने बड़े दृश्य के बाद छिपा हुआ है, तो सबसे अधिक संभावना है कि वह घायल हो और वह आसान शिकार हो। प्रतिभागी ने स्थिति को तर्कसंगत बनाया और आसपास के माहौल की जांच करने की कोशिश की। 5 मिनट बाद उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तारांकन स्वूश। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, एक सुअर ने उसे टक्कर मार दी। उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और उस टक्कर के बाद ही वह देख पाया कि उसके सामने वास्तव में क्या है। 2 बोर्ड लगातार इधर उधर दौड़ रहे थे और उनमें से एक ने उसे अपने दांत से पकड़ रखा था। उसने अपने शरीर पर एक अजीब सी ऊर्जा का आक्रमण महसूस किया। वह शापित है। ठीक इसी तरह एक और उम्मीदवार गिर गया। इस बीच सैम अगले स्थान पर गया जहां क्रो पहले से ही एक दूसरे आदमी से लड़ रहा था। इस प्रतिभागी ने इलाके और मरे हुए प्राणी का उपयोग करके अन्य प्रतियोगियों से निपटने के लिए एक अलग जाल भी बनाया। सैम ने जाल का इस्तेमाल करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाई और उसे हरा दिया, उसके बाद उसके निशानों को छिपा दिया। ये प्रक्रिया 5 बार और दोहराई गई, उसके बाद वे आखिरकार रुक गए। सैम और क्रो अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। तो आगे क्या है? क्या आप योजना समझा सकते हैं? कौवा ने पूछा। हम यहाँ 6 घंटे से अधिक समय से हैं। विजेता बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय का 1/4 समय। मैंने जो जांच की उसके अनुसार अब तक लगभग सभी प्रतिभागी अपनी टीम के साथ एकत्रित हुए हैं। कम से कम वे लोग जो वास्तव में एक टीम के रूप में भाग लेना चाहते थे। इस समय मेरे अनुमान से केवल 2 दर्जन लोग ही अकेले काम कर रहे हैं, या तो अपनी टीम के साथ पहले से तय व्यवस्था के तहत या फिर सिर्फ इसलिए कि वे अकेले काम करना चाहते हैं। रश्मा भी इन 2 दर्जन लोगों में से एक है। और एक बात जो उन सभी में आम है वह ये है कि वे वास्तव में मजबूत हैं। वास्तव में इतने मजबूत कि वे अकेले मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वे ऐसे चर होंगे जो व्यक्तिगत गौरव के लिए लड़ते समय लड़ाई की तीव्रता को बढ़ाएंगे। हम उन्हें उस गौरवशाली स्थिति तक पहुंचने में मदद करेंगे। इस बीच हम अब तक की गई व्यवस्थाओं को सड़ने देंगे। हमने जो क्षेत्र बनाए हैं वे थोड़े समय में मरे हुए जीवों की संख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि करने जा रहे हैं। वे कभी कभी सिंह के रूप में भी काम करते हैं जो गलती से या अन्यथा आने वाले लोगों को खा जाएंगे। फिर भी उनका प्राथमिक लक्ष्य मरे हुए प्राणियों की संख्या बढ़ाना है और वे ऐसा करेंगे। एक बार जब वे एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएंगे, जिसमें कुछ समय लगेगा, तो हम उन्हें काम पर लगा देंगे। तब तक हम और अधिक निष्क्रिय भूमिका निभा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। फिर भी मैं आपके दृष्टिकोण को लेकर थोड़ा उलझन में हूं। पहले तो मुझे लगा कि आप बस जाल का इस्तेमाल करके उनसे एक एक करके निपटना चाहते हैं, लेकिन आपने जाल बनाए हैं और जीवों को बढ़ने दे रहे हैं। आपने उन्हें जाल के अंदर भी रखा है ताकि वे बाहर ना आ सकें। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति उनके साथ हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं है, तब तक वे बहुत उपयोगी नहीं होंगे। जब मैंने देखा कि आपने सोलो कॉम्बैट प्रीलिम्स में लोगों का शिकार कैसे किया, तो मुझे लगा कि आप बहुत अधिक आक्रामक होंगे और उनसे निपटेंगे। लेकिन अभी तो आप बहुत नर्म व्यवहार कर रहे हैं। कौवा ने निराशा के भाव के साथ आह भरी और यह बात कही। शायद वह सैम को एक्शन में देखना चाहता था। हालांकि सैम ने बस मुस्कुरा कर कहा, अगर यह सामान्य पॉकेट आयाम होता तो मैं भी ऐसा ही करता। आपने मुझे मेरी अन्य तरकीबें भी आजमाते हुए देखा होगा। हालांकि मुझे इतना बढ़िया खेल का मैदान दिया गया है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। मैं उनका पूरा उपयोग कैसे न करूं? बस प्रतीक्षा करें और देखें, मैं आपको जीत का एक ऐसा अद्भुत प्रदर्शन दिखाऊंगा जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा और इसे हासिल करने के लिए आपको कुछ समय बाद उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो तब तक बस मेरे पीछे पीछे चलो। हम आने वाले मुकाबलों में अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ करें, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हों। इसलिए ठीक हो जाओ। दोनों ने अगले 1 घंटे तक खुद को संभालने पर ध्यान केंद्रित किया। लगातार लड़ाई ने क्रो को थका दिया और लगातार फॉर्मेशन ने सैम को भी थका दिया। 1 घंटे के बाद अंततः उन्होंने कदम उठाया। हालांकि इस बार उन्होंने सीधे किसी पर हमला नहीं किया, न ही उन्होंने किसी को अपने द्वारा बनाए गए जाल में फंसाने की कोशिश की,
बल्कि उन्होंने इंद्र अकादमी के एक उम्मीदवार का पीछा किया जो अकेले काम कर रहा था। सैम को जो पता था उसके अनुसार यह एक टीम का फैसला था। बाकी दो एक साथ लड़ेंगे जबकि यह लड़का अकेले काम करेगा। हालांकि वे एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देंगे। तो अभी जब वे इस आदमी का पीछा कर रहे थे, बाकी दो लोग भी एक निश्चित सीमा के भीतर थे और जैसे ही सैम और क्रो खुद को प्रकट करेंगे, वे उन पर हमला कर सकते हैं। उसका पीछा करने और उसके व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद और कुछ और लोगों के स्थान की पुष्टि करने के बाद सैम ने एक योजना बनाई और क्रो को इसके बारे में बताया। दोनों अलग हो गए और अलग अलग रास्ते पर चले गए। एक जगह पर एक आदमी और एक औरत एक दूसरे प्रतिभागी पर नजर रख रहे हैं। ये दोनों इंद्र अकादमी के छात्र हैं। क्या नेता सुरक्षित है? महिला ने अपना धनुष कसकर पकड़ते हुए और आगे वाले उम्मीदवार की दूरी का अनुमान लगाते हुए पूछा। बेशक वह है। आप ये कितनी बार पूछेंगे? अगर वह है तो मैं आपको खुद बता दूंगा। वास्तव में सुरक्षित नहीं है। वैसे भी अब हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। यदि आप वास्तव में उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसकी मदद के बिना ही लक्ष्यों से निपटते रहें। वह आदमी स्पष्ट रूप से निराश लग रहा था। महिला के हाव भाव से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बातचीत जारी रखना चाहती थी। हालांकि उसी समय उनका लक्ष्य हिल गया जिससे उन्हें बातचीत रोकनी पड़ी और लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें ऊर्जा महसूस हुई। उन्हें घेरते हुए उसी समय एक तीर उनके सिर के ऊपर से उड़कर लक्ष्य की ओर चला जो कि चलती तारांकन बूम। तीर वास्तव में शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसने चलते समय बहुत हलचल मचाई। इंद्र अकादमी के दो उम्मीदवार स्तब्ध रह गए। उन्होंने हिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके चारों ओर की ऊर्जा एक संरचना है जो उनकी गति को प्रतिबंधित कर रही है। उनका लक्ष्य उनकी दिशा में घूम गया और उनकी स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो गई। लानत है नरक में। महिला अब और नहीं रुक सकी और उसने धनुष की डोरी खींच ली। तीर पूरी तरह से पहचाना गया। उस तीर पर ऊर्जा का जादू हुआ और वह ऊर्जा कुछ रूनिक रूपों में भी बदल गई। नहीं, रुको, यह एक बंद जगह है। प्रतिक्षेप। वह आदमी उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसने तीर जमीन पर चला दिया। तारांकन बूम। संरचना तो टूट गई, लेकिन परिणामी विस्फोट से दोनों उड़ गए। कम से कम उन्हें लगा कि उन्होंने अपने और अपने लक्ष्य के बीच की दूरी बढ़ा दी है। हालांकि जैसे ही आदमी ने अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश की, उसे अचानक अपनी गर्दन पर ठंडी धातु जैसी सनसनी महसूस हुई। अगली बात जो उसने महसूस की वह ये थी कि तीन नुकीली वस्तुएं उसकी गर्दन में घुस गईं। इससे पहले कि वे उसकी गर्दन को चीर पाते, उसने अपने पीछे खड़े प्रतिद्वंद्वी को कोहनी मारी और पकड़ से बच निकला। लेकिन हल्के वार के बावजूद उसे खून बहने लगा। महिला ने अपना संतुलन वापस पा लिया और अपने दोस्त के साथ जुड़ने से पहले लक्ष्य पर हमला कर दिया। वे दोनों अपने लक्ष्य के सामने खड़े हो गए, सतर्कतापूर्वक। इसके पीछे एक कारण है कि वे सक्रिय रूप से उसका शिकार किए बिना गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वह लड़का दूसरे दर्जे का सबसे मजबूत दावेदार है और साथ ही गुप्त भी है। सनातन क्षेत्र के हथियार। कार्तिकेय अकादमी का एक छात्र और उनके नेता का प्रतिद्वंद्वी भी। उनकी योजना उसे उस समय मार गिराने की है जब वह क्षेत्र को खाली करने के लिए कुछ स्थानीय खतरों से लड़ने में व्यस्त था। अपने नेता का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन अब उनके ठिकानों का पता चल गया है। सैम ने उन लक्ष्यों को देखा जो एक दूसरे से बंधे हुए थे। उसे बस उम्मीद थी कि क्रो अपना काम कर लेगा। दूसरी तरफ बोली लगा रहे हैं। इस समय इंद्र दल के नेता के मन में एक चेतावनी आई। यह एक विशेष मंत्र है जिसे सोल मैच द्वारा बनाया गया है। यदि टीम पर हमला होता है तो उसे सूचित किया जाएगा, और यदि उस पर हमला होता है तो टीम को सूचित किया जाएगा। वह पलटा और एक चाल चलने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, स्वूश तारांकन क्रैश। उसने देखा कि कोई चीज कहीं से उसकी ओर आ रही है। यह सचमुच आसमान से गिरी थी। एक व्यक्ति द्वार से कूदकर लक्ष्य को छूता हुआ निकल गया। उसके पीछे एक बड़ा गेंडे का कंकाल नीचे आया जो इंद्र टीम के नेता के सिर पर गिरा। इस तरह उसे अपनी टीम को खोजने का मौका भी नहीं मिला और उसे कंकाल प्राणी के साथ उलझना पड़ा। वह खड़ा हुआ और उस व्यक्ति और गेंडे को देखने लगा। उसने उन दोनों को पहचान लिया। उनमें से एक अग्नि अकादमी के दूसरे दर्जे का कुलीन वर्ग है। दूसरा वह प्राणी है जिसके निशान बहुत पहले ही आसपास देखे गए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो, मार्गो? इंद्र अकादमी के नेता ने अचानक आए आगंतुक से पूछा। मुझे पता ही नहीं।
एक पल मैं उस गैंडे के साथ नाचने वाली थी और अगले ही पल मैं यहाँ आ गई। अगर कुछ पूछना है तो मैं तुमसे पूछूं, मैं यहाँ क्यों हूँ? राजन। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। गैंडा दुविधा में था और वहीं खड़ा था, इस दुविधा में कि उसे किस पर हमला करना चाहिए। राजन के हाथ बिजली की चिंगारी से चटकने लगे। उसके सिर में अलार्म सिस्टम हर गुजरते सेकंड के साथ जोर से बज रहा है। तीनों संस्थाओं के बीच गतिरोध तनावपूर्ण होता जा रहा है। कहने से पहले उसने अपने होंठ भींच लिए। हम अपने अपने रास्ते क्यों नहीं चलते? फिलहाल संघर्ष की कोई जरूरत नहीं है। मार्गो ने भौहें सिकोड़ी और सुझाव के बारे में सोचा। वह भी इस समय राजन से लड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही वह सहमत होने वाला था, उसके हाथ पर एक रूनिक पैटर्न चमकने लगा। जैसे ही उसने एक विशिष्ट दिशा में देखा, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। तारांकन उत्सुक। उस दिशा में एक तीर सीटी बजाता हुआ आकाश की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो वह वायुमंडल को चीरता हुआ जा रहा हो। वह आकाश में पहुंचा और एक काला बादल बनाया। उनकी आंखों के सामने बादल से बनी बिजली एक मानव के रूप में प्रकट हुई। उस मानव रूप ने एक धनुष पकड़ा हुआ था जो पूरी तरह से बिजली से बना था। उसने धनुष को खींचा और एक खास दिशा पर निशाना साधा। अरे यार, राजन, तुम और तुम्हारे कमीने दोस्त मुर्दे बन गए हो। मार्गो ने तुरंत उस बिजली जैसी आकृति की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन राजन ने दांत पीसकर उसे रोक लिया। मार्गो एक कदम पीछे हटी और राजन को ठंडे भाव से देखने लगी। तो यह तुम्हारी योजना है? तुमने मुझे उस राइनो और पोर्टल के साथ मेरे साथियों को मारने के लिए विचलित किया। वह कुतिया बिजली के देवता एस्ट्रा का उपयोग कर रही है। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। राजन ने बिजली के तीर को देखा, जो अभी भी हमला कर रहा था, और उसने अपने होठों को भींच लिया। बिजली देवता अस्त्र इंद्र अकादमी का विशेष आक्रमण है। बिजली तीरंदाज के लिए अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली आक्रमणों में से एक। यह उनके साथी खिलाड़ी का सबसे शक्तिशाली आक्रमण भी था, और इस समय आक्रमण की दिशा में उसका साथी है, और मार्गो की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उसके साथी भी उसी दिशा में हैं। राजन के दिमाग में यह बात घूम रही है। इसका मतलब है कि वह मार्गो को वहां नहीं जाने दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वह सोच ही रहा था कि गैंडा, जो अब तक असामान्य रूप से शांत और शांत था, भड़क उठा। वह उन दोनों पर झपटा। उन्होंने उसे आसानी से चकमा दिया और अपने हमले तेज कर दिए। आग और बिजली का भीषण युद्ध शुरू हो गया। बिजली देवता का अस्त्र पूरा हो गया। ये वांछित स्थान पर उतरा, लेकिन उन लोगों की उम्मीदों के विपरीत यह मार्गो के साथियों पर नहीं, बल्कि कंकाल प्राणियों के एक समूह पर उतरा। इसे करने वाला इंद्र अकादमी का छात्र नहीं है, बल्कि सैम है, जो इस समय हवा में मंडराते हुए नष्ट हो चुके कंकालों को देख रहा है। उसने कुछ ही दूरी पर भड़की हुई आग और बिजली को भी अच्छी तरह से देखा। वह वहां से गायब हो गया और कौवे के पास पुनः प्रकट हुआ, जो पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसी समय राजन, जो पहले से ही मार्गो और राइनो के साथ हाथापाई कर रहा था, अचानक पीछे से खतरे का एहसास हुआ। मार्गो अकादमी के कपड़े पहने दो और छात्र भागते हुए दिखाई दिए और पीछे से उस पर हमला कर दिया। ठीक उसी तरह इंद्र अकादमी का प्रारंभिक छात्र अग्नि अकादमी के छात्रों से घिरा हुआ है। आपको क्या लगता है वह कब तक जीवित रहेगा? कौवे ने सैम से पूछा। आपको उल्टा सवाल पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कितने समय तक टिकेंगे। जवाब यह है कि अगर वह पीछे नहीं हटते हैं तो वे अधिकतम 20 मिनट में उनसे निपट सकते हैं। वह जीतेगा। हाँ, वह ऐसा करेगा। यदि वह छिपना या पीछे हटना नहीं चाहता तो वह इंद्र के एकल मुकाबले में शीर्ष दावेदार हो सकता था। वह इतना अच्छा है, फिर वह ये बात क्यों छिपाता है? कौवे ने आश्चर्य से पूछा। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, कौवा। दिखावे के लिए उत्सुक, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक। वास्तव में अधिकांश लोग राजन को पसंद करते हैं। वे तब छिपने का प्रयास करते हैं जब वे चमकने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होते हैं, लेकिन साथ ही वे ये भी जानते हैं कि जिस क्षण वे चमकेंगे, उन्हें दबा दिया जाएगा, क्योंकि वे जितने भी उज्ज्वल हैं, वे औसत से बेहतर ही हैं और सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। आमतौर पर जो लोग ऐसा करते हैं वे वास्तव में बहुत मूल्यवान नहीं होते। कभी कभार ही कोई राजन आता है जो वास्तव में अपने सारे भ्रम के लायक होता है। उसके पास प्रतिभा, कौशल और दुश्मन हैं जो उसे छिपाने के लिए पर्याप्त हैं। मैं उसे थोड़ा पसंद करता हूँ। बुरी बात यह है कि वह इन सबके बीच में है। कौवे ने सिर हिलाया और अचानक उसे एहसास हुआ कि सैम ने क्या कहा था। तुमने कहा कि वह मेरे जैसा नहीं है। और तुम्हारे बारे में क्या? तुम सबसे बड़े दिखावटी व्यक्ति हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। मेरी इस तरह आलोचना करने से पहले तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए। नहीं, वास्तव में नहीं।
मैं दिखावा नहीं करता क्योंकि मुझे खुद को साबित करने की जरूरत है। मैं दिखावा करता हूं क्योंकि मेरे पास खुद को छिपाने का कोई कारण नहीं है। या फिर अगर मैं सटीक रूप से कहूं तो मेरे पास मेरे लिए कोई योग्य दुश्मन नहीं है। काया होना। क्या ये सभी अकादमियां, परिवार और दिव्य स्तर के सिद्ध साधक पर्याप्त नहीं है? सैम बस मुस्कुराया और वहां से गायब हो गया। कौवा ने स्थानांतरण टोकन सक्रिय कर दिया और वह भी गायब हो गया। वे अपने अगले लक्ष्य पर पहुंच गए। एक और एकल लक्ष्य, धोखे का एक और दौर और जबरन संघर्ष का एक और दौर। जब वे ऐसा कर रहे थे, राजन ने गैंडे को नष्ट कर दिया। 3 विरोधियों में से एक को मार डाला, दूसरे की टांग तोड़ दी और वहां से भाग निकला। टीम के साथी वह दौड़कर वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि दोनों इतनी बुरी तरह घायल हो गए हैं कि उनके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कम समय। जैसे ही उसने स्थिति के बारे में सोचा, उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसके साथियों को खतरा था, उसने संकेत महसूस किया। वह अचानक मार्गो और राइनो से मिला। फिर उसने अपने साथियों के हमले को देखा। विशेष चाल का इस्तेमाल केवल उन लोगों से निपटने के लिए किया जाता है जो उनके स्तर से ऊपर हैं, हालांकि ऐसा लगता है कि उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिला। वे एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी द्वारा किए गए हैं, जो उनके स्तर से थोड़ा बाहर है। इस हद तक कि दूसरे पक्ष ने उन्हें इस तरह से बनाया है जिसमें लगभग कोई नुकसान का निशान नहीं है, सिवाय विस्फोट के निशान के जो उसने देखा था। फिर मार्गो की टीम के साथी बिना किसी खरोंच के आए। ये पूरी बात बदबूदार है। उसे एक साजिश का आभास हुआ। किसी ने उसे उसके साथियों से अलग करके उनसे निपटा दिया। क्रोध से कांप रहा है। वह पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित है। उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही है। उसने अपनी हथेलियां हिलाते हुए ताली बजाई। आध्यात्मिक ऊर्जा कण लहर की तरह घूमने लगे और आसपास का वातावरण चमकने लगा। वे पैटर्न और आकृतियां उजागर कर रहे हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। उसने उन जगहों पर लोगों के कदमों के निशान देखे और उस दिशा में भाग गया। हर कुछ कदम के साथ वह दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। एक बार ताली बजाकर और अधिक पैरों के निशान दिखाए गए। जल्द ही उसने किसी को एक कंकालनुमा प्राणी से लड़ते देखा। वह व्यक्ति जिसने अपने साथियों से लड़ाई की या यूं कहें कि उन्हें नष्ट कर दिया। कार्तिकेय अकादमी। ठीक इसी तरह दोनों शुरुआती छात्र एक बार फिर लड़ाई में उतर गए। पॉकेट आयाम में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। चून की प्रतिस्पर्धा में अधिक 20 घंटे की समय सीमा से ज्यादा लोगों ने शुरू में थोड़ा शांत रहने के लिए मौन सहमति जताई थी। हालांकि सैम द्वारा आग को हवा दिए जाने के बाद लोग एक दूसरे को बहुत तेजी से मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह इतना बुरा हो गया कि वे सैम के पीछे भी नहीं जा रहे हैं, जो कि शुरुआती योजना थी। शुरुआत से ही अब वे अपनी सुरक्षा में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास इस पर ध्यान देने का समय ही नहीं है। मुख्य लक्ष्य। इसी तरह 8 घंटे और बीत गए। प्रतियोगिता शुरू हुए 14 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। 14 घंटे। आधे से ज्यादा लोग या तो मर चुके हैं या फिर खत्म हो चुके हैं। सैम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन खत्मियों में काफी योगदान दिया। लेकिन 14 घंटे के बाद सैम को अंततः कुछ आलोचना झेलनी पड़ी। तमाम विवादों के बावजूद वह जल्द ही लोगों के निशाने पर आ गया। आखिरकार भले ही सैम के पास पॉकेट आयाम के लेआउट को कवर करने के लिए विशेष तरकीबें थीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और के पास ऐसे उपाय नहीं थे। बस इतना है कि उनकी तरकीबें लागू करना उतना आसान नहीं है जितना कि उनकी। लेकिन उन्होंने उन्हें लागू किया। हालांकि ऐसे समय में जो व्यक्ति पहले भूमि और सूचना पर नियंत्रण रखता है, उसे बहुत लाभ होता है। क्रो ने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। लोगों ने सैम का शिकार करना शुरू कर दिया और उस पर हमला कर दिया। हालांकि एक भी साजिश सफल नहीं हुई। वास्तव में जो सबसे सफल रही, वह शुरुआत में सैम पर इस्तेमाल की गई सब स्पेस चाल थी, जो एक भयानक विफलता के रूप में समाप्त हुई। लेकिन बाकी तो और भी ज्यादा खराब थे। एक अकादमी टीम, जिसमें तीनों लोग ही बचे थे, ने सैम से निपटने के लिए 3 दिशाओं से मरे हुए प्राणियों को लुभाने की कोशिश की। उनमें इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि उस स्थान को बंद कर दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वहीं रहे। दूसरे समूह ने पहले की तरह ही एक और रणनीति अपनाते हुए उसे जहर देने और शाप देने की कोशिश की। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए मरे हुए जीवों का इस्तेमाल किया। ये भी विफल रहा और सैम ने स्थिति को बदल दिया। उसने उन्हें एक संरचना के अंदर फंसा दिया, साथ ही उन मरे हुए प्राणियों को भी जिन्हें उन्होंने स्वयं ही फुसलाया था। एक व्यक्ति ने सैम पर घात लगाने की कोशिश की, लेकिन वह कितना अनाड़ी है, उसने शायद उस पर सीधे हमला करने की कोशिश की होगी। वह शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास कार्यकुशलता की कोई अवधारणा नहीं है।
सैम ने उससे निपटने के लिए मरे हुए जीवों और एक अलग टीम का इस्तेमाल किया। बेचारे लड़के के अंग टूट गए, इससे पहले कि वह मुश्किल से प्रतियोगिता से बाहर निकल पाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रयास कई होते गए जबकि वे कम खतरनाक होते गए। दरअसल क्रो ने जो देखा उसके आधार पर सैम उन्हें अनदेखा कर सकता था और अपनी मर्जी से उनसे बच सकता था। लेकिन वह जानबूझकर उनकी नज़रों में गिर गया। उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें ये निरर्थक हमले करने के लिए मजबूर किया। उनके साथ खेलते समय सैम ने उन मरे हुए प्राणियों पर भी नजर रखी जिन्हें वह पाल रहा था। उनके आसपास की ऊर्जा अभी भी रूपांतरित हो रही है। इसकी शुरुआत सफेद रंग से हुई। जब वे दो हो गए तो पहला लाल हो गया, दूसरा सफेद हो गया। जब तीसरा आया तो पहला नारंगी हो गया, दूसरा लाल हो गया, जबकि तीसरा सफेद हो गया। जल्द ही उन्हें एक पैटर्न नजर आया। प्रत्येक नया प्राणी श्वेत ऊर्जा के साथ आ रहा है और उसके आंकड़े पहले प्राणी के समान ही हैं जब वह श्वेत अवस्था में था। एक सफेद ऊर्जा कंकाल घायल होने पर हिलने में सक्षम नहीं होगा। सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए और सफेद कंकाल के साथ वापस जुड़ना चाहिए। रिकवरी धीमी है। लाल ऊर्जा कंकाल भी ऐसा ही है, लेकिन रिकवरी की गति थोड़ी अधिक है। नारंगी ऊर्जा कंकाल के साथ भी ऐसा ही है। इस बार रिकवरी की गति लाल ऊर्जा कंकाल से कम 3 गुना अधिक है। हालांकि नारंगी ऊर्जा कंकाल के अगला रूप लेने के बाद इसमें बदलाव आया। ये पीली ऊर्जा बन गई। ये घायल होने पर भी चल सकती है और हमला कर सकती है। जब तक प्राणी के वे अंग जो इसकी गति के लिए जिम्मेदार हैं घायल नहीं होते, तब तक ये सामान्य रूप से चलती रहती है। ये बहुत अधिक टिकाऊ हो गई। दरारों के लिए इसकी पुनर्जनन गति नगण्य है और यदि कोई टुकड़ा टूट जाता है और ये तुरंत वापस नहीं आता है, तो यह उस स्थान पर नई सामग्री को पुनः प्राप्त कर रहा है जो अधिक शक्तिशाली है। और जब टूटा हुआ टुकड़ा वापस आया तो ये शरीर के साथ जुड़ गया और कंकाल प्राणी का घनत्व बढ़ा दिया। पीले के बाद हरा आया। इसकी पुनर्जनन क्षमता बहुत बढ़िया है। इसे बमुश्किल एक खरोंच लगी और यह ठीक हो गया। इसके बाकी काम पीले वाले से बहुत मिलते जुलते हैं। अगला नीला है। सैम के अवलोकन से इन जीवों का घनत्व हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता गया। भले ही वे घायल न हो या उन पर हमला न किया गया हो, वे लगातार मजबूत होते रहे। इंडिगो वाला, जो कि अगला संस्करण है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। जब इसका एक टुकड़ा अलग हो जाता है तो वह टुकड़ा वापस नहीं आता, बल्कि वह खुद ही जमीन में धंस जाता है और उसका ऊर्जा घनत्व बढ़ जाता है। ये प्राणी इतनी तीव्र गति से पुनर्जीवित हो रहा था कि उसके विरोधियों को 100 लीटर रक्त उगलना पड़ रहा था। जैसा कि अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया होगा, अगला बैंगनी है। उन्होंने बस इंद्रधनुष के पैटर्न का अनुसरण किया। बैंगनी जीवों में बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ। उनके शरीर में अंततः परिवर्तन हुआ। हड्डियों के घनत्व में वृद्धि के साथ जीवों में थोड़ा परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिए, झील में फंसे कंकालनुमा सांप सैम के पूरे शरीर पर कांटे उगाए थे, जो सिर से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसकी पूंछ तक पहुंच गए थे। ये कीले सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि सांप उन हड्डियों की कीलों को फेंकने में सक्षम था। हालांकि वे सांप के विशाल शरीर पर कुछ कीलों की तरह दिखते थे, लेकिन जब उन्हें किसी इंसान के सामने फेंका गया तो वे सबसे बड़े भाले के बराबर बड़े थे जिसे कोई इंसान इस्तेमाल कर सकता है। जब जीव बैंगनी रंग में पहुंचे तभी उनकी ऊर्जा ने इसके परिवर्तन को धीमा कर दिया। इसमें परिवर्तन के कोई तत्काल संकेत नहीं दिखे, लेकिन सैम को यकीन है कि यह अभी भी घना हो रहा है, हालांकि बहुत धीमी गति से। अभी तक सैम ने केवल बैंगनी स्तर के प्राणी को ही देखा है और उससे आगे कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन ये अराजकता पैदा करने के लिए पर्याप्त है। सैम ने अपने ट्रैप जोन में एक बैंगनी प्राणी को देखने के कुछ ही समय बाद उसने देखा कि खुले मैदान में कुछ अन्य प्राणी भी बैंगनी हो गए हैं और वे बेहद मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बन गए, किसी भी अन्य खिलाड़ी से ज्यादा मुश्किल। सैम के स्थान से बहुत दूर राजन को एक चट्टानी गुफा से भागते हुए देखा जा सकता है। वह सिर से लेकर पैर तक घायल है। उसका चेहरा कई जगहों से कुचला हुआ है, उसके कुछ दांत टूट चुके हैं, शरीर पर जलने के कई निशान हैं। उसके पूरे शरीर पर उसका कंधा विस्थापित हो गया है और उसके कई पैर की उंगलियां टूट गई हैं। वह अपनी पसलियों में भी दर्द महसूस कर सकता था, संभवतः टूटी पसलियों के कारण। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। अन्य अकादमियों के स्टार छात्रों के साथ लड़ने के बाद जब वे उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे तो वह भाग निकला। उसने बेतरतीब रास्तों पर भागने की कोशिश की ताकि कोई पैटर्न न बने और दूसरे उसका पीछा न करें। हालांकि इस प्रक्रिया में वह एक बहुत बड़ी मुसीबत को आमंत्रित करने में कामयाब रहे। राजन भागते समय जमीन के नीचे हल्की कंपन महसूस करने लगा।
वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हवा में उछल गया, लेकिन इस अचानक उड़ान से वह बेहद सतर्क था। रंबल तारांकन। धरती फट गई और उसमें से एक विशालकाय कुत्ते जैसा कंकाल निकला। इसका आकार उससे थोड़ा ही बड़ा है। तुलनात्मक रूप से यह यहाँ के अधिकांश प्राणियों से बहुत छोटा है। हालांकि यह अलग है। इसके चारों ओर एक बैंगनी आभा है और इसके शरीर से कई हड्डी के कांटे निकले हुए हैं। कुत्ते के नुकीले दांत कुछ इंच मजबूत हो गए हैं और इन सब के अलावा इसमें एक और भयानक क्षमता है। कुत्ते ने जमीन पर लात मारी और राजन पर झपटा, जो अभी भी हवा में तैर रहा था। जैसे ही वह छलांग लगाता है, आसपास की मिट्टी और चट्टानें बदल जाती हैं। वे विकृत होकर धूल में बदल जाती हैं और कुत्ते के कंकाल की ओर इकट्ठा हो जाती हैं। मिट्टी और चट्टानों ने मिलकर कुत्ते के कंकाल के ऊपर एक शरीर बनाया। अब मिट्टी का कुत्ता राजन को लगभग काटने ही वाला था, लेकिन राजन ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया। हालांकि जब वह आगे बढ़ा तो कुत्ते का कंकाल उसके मिट्टी के मांस से फिसल गया। हालांकि मिट्टी का हिस्सा नहीं बचा, गायब। यह अभी भी कुत्ते के आकार में बना हुआ है। अब 2 कुत्ते बचे हैं, एक कंकाल और दूसरा मिट्टी का। दोनों ने राजन पर हमला किया। एक ही समय में कंकाल कुत्ते ने हड्डी की कीलें लॉन्च की, जबकि मिट्टी के कुत्ते ने मिट्टी की कीलें लॉन्च की। स्पाइक्स। राजन प्रक्षेपास्त्रों से बचने के लिए वहीं रुक गया और दांत पीसने लगा। वह इस जीव से भागता रहा है। अन्य अकादमियों के स्टार बच्चों के साथ अपनी लड़ाई में वह बच निकला और कंकाल कुत्ते के जीव के इस विशेष क्षेत्र में आ गया। ये सामान्य कंकाल जीव से अलग है और इसमें उच्च स्तर पर पृथ्वी को नियंत्रित करने की क्षमता है। स्तर, और किसी कारणवश उनमें से बहुत सारे लोग उस क्षेत्र में थे। वह इतना मूर्ख था कि पर्याप्त सतर्क नहीं रहा और इस जीव द्वारा पकड़ा गया। संयोग से उस पर बैंगनी आभा थी और फिर उसने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। सभी कंकाल कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उसने घेरा तोड़ दिया और उन प्राणियों के क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की, जो कि उनके साथ पिछले मुठभेड़ों में ज्यादातर काम आया। हालांकि इस बार उन्हें एक आश्चर्य दिया गया और यह प्राणी तब से उनके साथ चिपका हुआ है।